बहुत इमोशनल हूँ, कोई कुछ कह देता है तो बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत रोती हूँ। घर वाले लड़ाई के बाद नॉर्मल हो जाते हैं, मुझे टाइम लगता है। क्या करूँ? मुझे भी बातों में बताओ, मैं बातें दिल पर ना लेकर मेरा दिल पत्थर का हो जाए, किसी बात से मुझे फ़र्क ना पड़े। बताओ मुझे कुछ आप। देखो ये ना समय के साथ हो जाएगा धीरे धीरे। एक बार मैंने बताई थी ये बात कि जब हम परेशान हो ना, डिज़र्व तो नहीं कहते, डिज़र्व तो कोई भी नहीं करता। जब हम परेशान हो ना, अफोर्ड नहीं कर सकते कि अगर हम परेशान हुए, अगर हम दुखी हुए तो हमारे से जुड़ी हुई बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें अव्यवस्थित हो जाएंगी। तो अपने आप स्विच करना आ जाता है दिमाग को। मेरे साथ यही हुआ, वरना मैं भी एक बात को पकड़ के बैठी रहती थी कई कई दिन, साल, महीने, है ना। लेकिन अब मुझे पता है कि अगर मैं रुकी, अगर मेरा दिमाग नहीं है सही जगह पे, या मैं परेशान हूँ किसी चीज़ की, मैं टेंशन ले रही हूँ, कुछ है, तो ऐसी स्थिति में मेरे सारे काम इतने बेकार हो जाते चले जाते हैं। यूट्यूब का क्या, स्कूल का क्या, बच्चों की पढ़ाई का क्या, घर क्या क्या, सब कुछ क्योंकि अकेले मैनेज करना है। तो इस वजह से अब मैं कुछ घंटे परेशान रह गए, फिर मैं उस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए उधर से दिमाग हटा लेती हूँ। और इतना ही आपको करना है। अगर हमें किसी ने कुछ कह दिया, हम सुन के आ गए, हम अपने बेडरूम में बैठे हैं अकेले, और फिर हम सोच रहे हैं इनने मुझे ये क्यों कह दिया, या ऐसा कह दिया, या हम नहीं निकलने गए, उसने कह दिया, हमने सुन लिया, हम रो लिया, हमारा दिमाग ख़राब हो गया, हम तुरंत बाहर निकल गए, शॉपिंग करने निकल गए। करके देखना। या हमने कोई मज़े की पिक्चर लगा ली, गोविंदा या इसकी वरुण धवन स्टाइल वाली, ये नहीं कोई इंटेंस मूवी, कोई कॉमेडी मूवी लगा लो, गोलमाल की सीरीज़ लगा लो, ये वाली लगा लो जो ये आई थी अभी, हाउसफुल मतलब फूहड़ पिक्चर हैं जिन्हें देख के हंसी आए, गुस्सा आए, कुछ भी आए, लेकिन इमोशंस ज़्यादा कुछ ना हो, मजाक वाली आप लगा लो। आपका 2 घंटे में इतने वो मूवी ख़त्म होगी, या इतने आपकी शॉपिंग ख़त्म होगी। आप देखना आपको फील कितना लाइट होएगा। तो ये चीज़ें बस वही है कि हम उसको पकड़ के बैठे हुए हैं, हम छोड़ देंगे, वो छूट जाएंगी। तो यही करना है आपको, अपनी एनर्जी को स्विच कर लिया करो। जब लगे कि हाँ मैं रो चुकी, अब मुझे हटना है, तो वहाँ से हट जाओ, फिज़िकली भी मेंटली भी। उसी कमरे में उसी जगह पे बैठी रहोगी तो सोचती ही रहोगी। इसी तरीके के एपिसोड 106 में आए हैं ढेरों सवाल, 100 से ऊपर। तो मैं फटाफट से कोशिश करूँगी कि सबके पॉजिटिव आंसर आपको दूँ, जिससे आपको उस उधेड़-बुन से निकलने में एक मदद मिले। आई होप आपको ये पसंद आएगा। और अगर आपका भी कोई कमेंट हो तो प्लीज़, जब 2 बजे वीडियो लाइव होती है उसी दौरान क्रिस्प और सही शब्दों में अपनी प्रॉब्लम को यहाँ पर आप लिख के भेज सकते हो। तो उससे सेकंड एपिसोड में वो प्रॉब्लम मैं डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो चलो आज की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए आओ बहन बातें करें। मैम, मेरे पति दारू पीते हैं, काम ही नहीं करना चाहते हैं। एक बेटी है मेरे पास, मैं जॉब करती हूँ, कुछ 1 मंथ से मम्मी के घर पर हूँ। मैं अपने घर वालों से बोल रही हूँ मुझे अलग होना है। पता मेरे पेरेंट्स को भी सब है, बट कुछ जवाब नहीं उनका। फिर भी मैं जॉब करती हूँ। मैंने बोला मैं अलग मैनेज कर लूँगी, फिर भी कुछ नहीं बोल रहे। कैसे बोलूँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। हस्बैंड बहुत अब्यूज़ भी करते हैं। देखो, किसी भी पेरेंट के लिए ना, जब उनकी बेटी आके ऐसी बात कहे, इतना आसान नहीं होता। कहीं ना कहीं वो चुप हैं, इसका मतलब वो समझ तो रहे हैं, लेकिन बहुत मिडिल क्लास में आज भी बहुत हिम्मत चाहिए होती है इस तरीके के डिसीजन लेने के लिए। दैट्स वाई दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग कि हाँ चल ठीक है कर देते हैं। अब ये डिसीजन ना कम्प्लीटली आपको स्ट्रॉन्ग हेडेडली लेना है। अगर आपको लग रहा है आगे इस रिश्ते में कोई स्कोप नहीं है, ठीक है, आपने मन बना लिया कि नहीं मुझे रहना ही नहीं है, तो इसके लिए आपको अपनी बात रखती रहने पड़ेगी जब तक कि सुन न ली जाए। इतना आसान नहीं होता मिडिल क्लास में शादी जैसी भी चल रही हो उससे निकल के बाहर आना। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसमें रह के तो कुछ होना ही नहीं है और लाइफ बद से बदतर होने वाली है, तो फिर आपको उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। मतलब सीरियल्स में दिखाते हैं या शायद हाई क्लास में होता होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता, जो हाई प्रोफाइल में भी हम सुनते हैं ना कि यूं ही चटपट हो जाता होगा। बहुत हिम्मत लगती है, एक मतलब एक टैग लग जाता है ना कि इसकी एक शादी टूट गई, चाहे 2 दिन की टूटी हो, वो वाली बात है। तो इसलिए वो थोड़ा सा झिझक रहे हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है, आप स्ट्रांगली डिसीजन ले चुकी हो कि इस शादी में कुछ नहीं रखा है आपके लिए, आप अपनी ज़िंदगी इसमें बर्बाद ही कर रही हो,
और आपको इससे निकलना है, तो अपनी बात को मजबूती से ही रखना है। सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि आप निकलने से पहले अपने पैरों पर खड़े होने की पूरी तैयारी है आपकी कि ठीक है मैं मैनेज कर लूँगी, तो आप अपनी बात और ज़्यादा अच्छे से रख पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप अलग हो जाओगे तो सारा खर्चा उन्हें देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जब इस तरीके की चीज़ों में आपका होगा तो प्रॉपरली कानूनन जो होता है उस तरीके की चीज़ें करना, ताकि जो आपका हक है, जितना मुझे पता है कि डिवोर्स के बाद पत्नी को मिलता है कुछ ना कुछ, जो भी होता है भरण पोषण, वो चीज़ें जो भी आपकी बनती हैं वो अपनी लेना, क्योंकि अपने लिए ना सही औरत छोड़ सकती है, लेकिन बच्चा आप दोनों का था, उनके प्रति, बच्चे के प्रति भी तो उनकी कुछ जिम्मेदारी है ना। तो अगर वो इमोशनली नहीं भी निभा रहे लेकिन फाइनेंशियली उनको निभानी ही चाहिए। तो उस चीज़ में आप देख लेना थोड़ा सा कि कम से कम बच्चे को उसका हक मिल जाए, एटलीस्ट जितना हो सके आपसे। लेकिन मैं तो उसमें भी यही कहूँगी कि अगर आपका लगे ना कि एक लिमिट से ऊपर जा रहा है कलेश और आप अकेले ज़्यादा मैनेज कर लोगे, लेट इट बी। दिमाग की शांति और अपने लाइफ में एक स्टेबिलिटी, एक सुख, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मायने रखता। पैसे हम कमा सकते हैं, मुझे हमेशा लगता है। कई लोग कहेंगे कि आपकी सरकारी नौकरी है इसलिए ये वो, लेकिन नहीं भी होती तब भी मेरी टेंडेंसी यही होती। शुरू से पेरेंट्स को मैंने यही देखा है करते हुए कि भाई पैसे हम कमा सकते हैं, थोड़े कम हो उसमें काम चला सकते हैं, लेकिन अगर घर में कलेश है या हमारा कहना चाहिए कोई इज्जत नहीं कर रहा, हमारा कोई अपमान कर रहा है किसी भी बात पे, वो नहीं झेली जाती, ठीक है ना। तो वो डिसीजन आप उस तरीके से लेना। रही बात माता पिता की, तो उनके लिए कोई गलत बात अपने मन में मत लाओ, वो भी बेचारे मजबूर हैं। लेकिन जब आप लग जाओगे कि नहीं, समझाओगे उन्हें कि मुझे रहना ही नहीं है, मेरे यहाँ पे लाइफ स्पॉइल हो रही है, मैं नहीं रह पा रही हूँ, तो ऐसा नहीं है, वो समझ जाएंगे। नेक्स्ट, मैम पति जब खुद बोले आपने घर वालों के सामने करनी है, मैंने दूसरी शादी या निकल जा हमारे घर से, तो क्या तब भी उसी घर में रहना चाहिए? बहुत इंसल्ट करते हैं, फिर उनके घर वालों को चाहिए ही क्या? जब पति खुद ऐसा बोलता है मैं लाना ही नहीं चाहता था तुझे अपनी माँ के बोलने पे लाया, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो ऐसे में आपको नहीं रुकना चाहिए उस शादी में, क्योंकि हम इसी, अब लगातार देखो 2 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जिनमें शादियाँ टूट रही हैं। ये कोई हल नहीं है, लेकिन फिर भी सारी शादियां कहते हैं ऊपर से बन के आई है ये वो, लेकिन वो रिश्ता हमारी लाइफ में थोड़े टाइम के लिए पता नहीं क्यों आया, हमें कोई सबक सिखाने आया, लेकिन कई बार हो जाती हैं गलतियां। और ऐसा नहीं है कि लड़के की या लड़की की एक शादी टूट गई तो दूसरी सही से नहीं होगी, हो सकता है आपका पूरे जन्म का साथ कहीं और ही लिखा हो। लेकिन ये जो माँ बाप इस तरीके की चीज़ें करते हैं ना, ये जो अभी सोनम वाला जो चल रहा है, ये कांड, मैं तो कहूँगी घटना भी नहीं, कांड है ये। तो उस लड़की की शादी, उसके पेरेंट्स को अच्छे से पता होगा उनकी लड़की किस हद तक दिमाग उसका चल सकता है। अपने गुस्से के लिए फेमस बताई जा रही थी, फिर भी तुम दूसरे बच्चे की ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? नहीं भी मारती, मैं तो कहूँ अगर दिन में रात में रहते हुए वहाँ कलेश करती या उसके घर वालों को परेशान रखती, तो भी क्यों दूसरे के हंसते खेलते जीवन में आग लगा रहे हो? क्योंकि तुम्हारा बच्चा डिस्टर्ब है या तुम्हारे बच्चे को तुम्हारे हिसाब के लेवल का लड़का पसंद नहीं आ रहा। तो यहाँ पर जो आप कह रहे हो ना कि भाई उनकी माँ, वो अपनी माँ के कहने पे लाया, तो सेम स्टोरी है कि माँ बाप ने अपनी मर्जी चला ली। अब ये लड़का उस टाइम पे कहाँ था कि माँ के कहने पे ले आया, तो माँ के कहने पे फिर पति का सम्मान भी दे, जो एक पति को मतलब देना चाहिए पत्नी को अपनी, वो अधिकार भी देना। फिर अब माँ कहाँ गई? अब भी तो माँ की इच्छा का या तो पालन करें। तो ऐसे लोग ना बड़े कंफ्यूज रहते हैं, बड़ा गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे कि जब शादी करनी है तो माँ की मान ली, माँ की बाप मान ली, सारी बात मान ली उनकी, है ना। और जब बाद की बात आई तो अब भी तो माँ कह रही होगी कि भाई मेरी मर्ज़ी से लाया है तो इसे सही से रख। और अगर नहीं कह रही तो फिर वो ऐसी माँ, फिर वो गलती पे है कि भाई तुमने शादी क्यों कराई जब आगे तक की तुम्हें पता था मेरा लड़का नहीं चाह रहा। तो फिर उस बहू की जिम्मेदारी उन्हें अपने जीते जी पूरी रखनी चाहिए कि भाई हम लाए हैं इस लड़की को अपनी जिम्मेदारी पे, इससे दुख ना हो कुछ। तो यहाँ पे ये गड़बड़ कर जाते हैं पेरेंट्स। और ऐसे बच्चे एक भी अगर अकल ठीक से काम ले ना, तो ये ऐसे हरकतें हो ना, ऐसी दुर्घटनाएं, ऐसे कांड, ऐसे परेशानी जो आपकी लाइफ में है या वहाँ हो गया है, इस तरीके की चीज़ें ना हो। अगर बच्चा जो है वो सॉर्टेड रहे कि नहीं मुझे नहीं करनी तो नहीं करनी, फिर माँ बाप को दुख हो कुछ हो ठीक है, अगर उसे लग रहा है मैं एडजस्ट नहीं कर सकता है किसी और के साथ। और अगर माँ बाप को ये लग रहा है कि नहीं भाई हमें तो अपनी मर्ज़ी से करनी है, तो फिर आगे तक उस बच्चे की जिम्मेदारी आप लो ना।
एक शादी करने में तो बन गए आज्ञाकारी पिता, हुक्मरान माता पिता, बाद में कहाँ चली जाती हैं वो सब चीज़ें, मुझे वो समझ में नहीं आती। तो एक तरफ नहीं होता दिमाग, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ सॉर्टेड रहो, अपने प्रति ईमानदार रहो, तो ना आपको परेशानी होगी ना लोगों को होगी। चाहे कोई कितना ही कह ले कि ये मुंहफट है या कुछ है, या ये तो एकदम तोड़ने की बात करने लगी, या फिर ऐसे कैसे छोड़ दे किसी को, या ऐसे कैसे कह दे किसी को। देखो वो 1 मिनट का बुरा लगना होता है, लेकिन जब हम अपने प्रति झूठे रहते हैं ना, तो गड़बड़ ज़्यादा होती हैं और हम कहीं ज़्यादा चोट पहुँचाते हैं औरों को भी और ख़ुद को भी। मुझे बार बार अब इस क्वेश्चन पे पढ़ के पता नहीं क्यों मेरा दिमाग वहीं जा रहा है। सोनम वाले उस पर एक स्टेटमेंट आया उसको लेके कि उसके पिता हार्ट पेशेंट थे, इसलिए वो अपने प्रेम संबंध के बारे में बता नहीं सकी। सच झूठ तो अभी बाद में पता लगेगा, जितना भी अभी आ रहा उसके आधार पे। अब मेरा वो सिर्फ ये था, हम जिम में भी अभी परसों ये बात चली, तो मैं सिर्फ यही कह रही थी कि वो पिता हार्ट पेशेंट था, जो इसके प्रेम संबंध हैं इसके ये कर्मचारी से, वो नहीं झेल पाता कहीं पिता को कुछ हो ना जाए, इसलिए बताया नहीं। पिता अब भी नहीं गया कहीं, अभी तक, अभी प्रेजेंट डेट तक तो कोई सूचना आई नहीं है कि सोनम के पिताजी अस्पताल में भर्ती हैं या उनके हार्ट की परेशानी में कुछ हुआ है। तो झेल गए ना, इससे मतलब एक प्रेम संबंध नहीं झेल पाते हो, इतना बड़ा झेल गए, तो उनकी लड़की ने क्या कर दिया, पूरी दुनिया में बदनामी हो गई उनकी। तो बेकार की बातें हैं ना ये। तो भाई क्लियर रहो अपने प्रति। और ये है कि अब लड़की अगर माँ के लिए आई है ना, तो फिर आप इस बारे में तो बात करो कि या तो आप माँ की सुन रहे हो तो फिर सारी ज़िंदगी सुनो, लेकिन अगर नहीं सुननी थी तो मेरी काहे को ख़राब करी, फिर लाइफ ख़राब ही है। वही अभी पिछले क्वेश्चन की बात आई कि मतलब चाहे 2 दिन की भी शादी टूटे, एक धब्बा तो लग ही जाता है ना कि हाँ भैया शादी टूटी है इसकी, वही वाली बात है। बस गलत हुआ है, लेकिन आपको भाई अगर ऐसे कर रहे हैं तो नहीं रहना चाहिए वहाँ पे, बेकार की बात है। एक बार लेकिन कन्फ्रंटेशन करो ज़रूर अपने सास ससुर से कि आपके कहने से ये मुझे लाए थे, तो अब मेरी जिम्मेदारी आपकी है ना, क्यों नहीं उठा रहे। मेरा बेटा 25 साल का हो गया है, लेकिन अभी तक प्रॉपर पैरों पे स्टैंड नहीं है, तो क्या मुझे उसके लिए लड़की देखनी शुरू कर देनी चाहिए कि उसका टाइम से शादी हो जाए? अगर आपकी स्थिति इतनी अच्छी है कि आप उसके थोड़े दिन बिना कमाए भी बहू का अच्छे से खाना पीना रहना सहना संभाल सकते हो, तो देखना शुरू कर दो, अगर वो किसी चीज़ की प्रिपेयर कर रहा है या कुछ भी है। लेकिन अगर माली हालत अच्छी नहीं है तो मैं सलाह नहीं दूँगी। फिर अपने बच्चे की टाइम से शादी हो जाए ये आपको चिंता है, लेकिन अगर वो ढंग से नहीं कमा रहा तो बाद में उस लड़की का जीवन भी उससे जुड़ जाएगा, 1-2 साल में बच्चे हो जाएंगे, फिर क्या होगा? तो पहले कमाने दो उसे, फिर करो। लेकिन अगर अच्छी खासी फैमिली में पैसे वैसे ठीक ठाक हैं, फिर कर सकते हो कि चलो उसे अगर 2-4 साल लग भी गए तो आप झेल जाओगे उसका खर्चा। इस आधार पे लो डिसीजन। मैम दिस इज़ माई 3rd टाइम कमेंट, प्लीज़ इस टाइम आंसर करना। अब देखो 3rd टाइम में भी छोटा करने के बाद भी इतना बड़ा है, मुझे कोई किसी से कोई वो नहीं है कि मैं इसका क्वेश्चन पढ़ूं और इसका नहीं पढ़ूं। जस्ट एक रिक्वेस्ट है हम्बल कि छोटा थोड़ा सा कर लिया करो। चलो इस बार ट्राई करते हैं पढ़ने की। देखिए, आई लिव विद माई हस्बैंड एंड 2.5 साल की बेटी है, 2.5 साल की। एक बस हम लोग लव मैरिज हैं। मेरी लाइफ में बस एक ही प्रॉब्लम है कि मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी इमोशनली अवेलेबल नहीं है मेरे लिए, कुछ भी बात नहीं करते। बात इतनी छोटी नहीं है जितनी सुनने में लगे। शादी के 4 साल होने आए हैं, इस मैटर पर हमारे बड़े से बड़े झगड़े तक हो गए। इस हद तक लाइफ एंड चीज़ें ख़राब हो गई कि कभी कभी सोचते हैं आगे जाके अलग हो जाएंगे। हमारे दोनों के पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, बेटी भी अच्छी है, पर महीने दिन और साल निकल गए हैं। हस्बैंड से कोई बातचीत नहीं है, ऑफिस से घर, बस सोने खाने और वापस अगले दिन निकल जाना, वापस होगा, इतना ही उनका है। ना फ्यूचर प्लानिंग, ना बेटी की अपडेट, ना फैमिली में क्या चल रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रही हूँ, कुछ लेना देना नहीं। अब मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी हूँ। व्हाट शुड आई डू? इसी वजह से तो हम कहीं जा पाते हैं बाहर, ना नॉर्मल तरीके से घर में रह पाते हैं। इफ़ यू आर एबल टू रिसीव द कमेंट प्लीज़ आंसर। देखो, लव मैरिज हुई थी आपकी, आई थिंक इतनी बॉन्डिंग आपकी होगी कि जब तक आपको वो जवाब ना दे दें आप उनसे बात करती रहो कि है क्या, ठीक है। अब ये इमोशनली अवेलेबल नहीं है। एक लव मैरिज करने वाला बंदा कैसे लव मैरिज तक बात पहुंची जब आप एक दूसरे से कनेक्टेड ही नहीं हो पाए थे? तो यानी कि कनेक्टेड थे। अब या तो एक बुखार सा चढ़ा, शादी हो गई, वो बुखार उतर गया और अब उनका मन उठ गया आपसे,
जैसा आजकल की, मैं अभी पता नहीं, मैं परसों तरसों मेरे हस्बैंड देख रहे थे तो मैंने एक सीन देखा, वो लिव इन में रह रहे हैं बच्चे, मतलब मेरे लिए तो बच्चे ही निकलेगा मेरे मुंह से, लेकिन वो लिव इन में रह रहे हैं एंड शी वाज लाइक कि मेरा मन उठ गया यार, तू समझ नहीं रहा, इसलिए मैं तुझे अवॉइड कर रही हूँ। मतलब रहने, खाने, सोने, सेक्स सब हो गया, उसके बाद उसको लगा कि नहीं जम रहा है ना। तो मे बी ये कंडीशन तो नहीं हुई है कि लव मैरिज आपने कर ली, ईजीली हो गई आपकी, ये जो भी है, लेकिन उस तरीके की बॉन्डिंग, उस तरीके का इमोशनल आपका वो बना ही नहीं था बॉन्ड, एक बुखार सा था, वो चढ़ा और उतर गया। अब आप उसमें हो और लेकिन आपके पति का वहाँ से कनेक्शन ख़त्म हो गया, एक रीज़न तो ये हो सकता है। दूसरा यही है कि कोई चीज़ ऐसी गहरी उनके दिल पे चोट लगी हुई है कि वो उससे निकल ही नहीं पा रहे, इसलिए वो आपसे इतना कट गए। लेकिन अगर लव मैरिज हुई है, ठीक है, तो जो मैं ये सीन बता रही हूँ उसमें भी लगातार कई दिन से वो लड़की लड़के को अवॉइड कर रही थी, उसके साथ नहीं जाना है, बाकी सब जगह जाना है, उससे बात कुछ खास नहीं करनी है, बाकी सबसे करनी है। तो एक दिन वो लड़का मतलब सीधे यही बैठ के बात करता है, मतलब ऑलमोस्ट चिल्ला के कि भाई क्या है ये, मतलब कैसे होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है तो अवॉइड कर रहा है, क्या दिक्कत है बता, ये वो। एंड में आके वो लड़की बताती है ना, तो आपको उनसे पूछना ही पड़ेगा कि आखिर बात क्या है। अच्छा देखो, अपने दिमाग में पॉजिटिव वो लेके चलना, मेन यही, अगर उनको कोई बात बुरी लगी है उसको आप ठीक कर सकते हो अपने प्यार से, अपनी क्षमा याचना से, ठीक है ना। लेकिन जब मन उठ गया, अगर वो भी है तो भी देखो, वो अभी आपके साथ रह रहे हैं, कहीं से कहीं तक अलग होने की बात नहीं आ रही, लेकिन ये है ऐसा लग रहा है आपको कि अलग हो जाएंगे, तो थोड़ा सा पेशेंस रख के उनसे बात करो तरीके से, और जब तक करो जब तक कि वो जवाब ना दें कि आज मैं नहीं जाऊंगी, जब तक आप मुझे बता नहीं देते कि आखिर बात है क्या। ऐसे कब तक चलेगा, हमारी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, पूरी लाइफ ख़त्म होती जा रही है, आपकी भी हो रही है, मेरी भी हो रही है, मैं ये नहीं कह रही मेरी ही हो रही है ना। हम भी तो डिज़र्व करते हैं, हमारी बच्ची भी तो डिज़र्व करती है, एक नॉर्मल फैमिली लाइफ जैसी होती है। इस तरीके से बात करो उनसे जानने की कोशिश करो कि आखिर अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो हो क्यों रहा है, तभी उसके बाद कुछ हो पाएगा। कोशिश तो यही करना कि रिश्ता जो है वो अच्छे से अच्छे तरीके से बना रहे, क्योंकि दोनों तरफ के पेरेंट्स आपको अच्छे मिलना, ये सच में आजकल एक रेयर ब्लेसिंग है, तो वो आपके पास है। कोशिश करो कि आपकी शादी ट्रैक पे आ जाए, और आ जाएगी अगर कोई और बड़ी बात उनके दिमाग में नहीं हुई, कोई और लाइफ में नहीं हुआ, सबसे बड़ी बात तो यही है, तो आ जाएगी लाइफ, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, हेलो दी, मैं बलजीत। सुनीता दी कैसे हो, आपसे कनेक्ट होके मैं ठीक हो रही हूँ। अब कोशिश जारी है टॉक्सिक लोगों से बच के रहने की, मेरे आसपास हैं दी। मैंने आपसे पहले भी एक बार अपना हाउस टूर वीडियो के लिए कहा था, वैसे तो सब देखा है लिव लाइफ ईजी वाले में, बट एंट्रेंस से किचन सब क्लियर दिखाएं प्लीज़। देखो, हाउस टूर ना मेरे लिए बड़ा मुश्किल सा हो गया था, जब मैंने करा था ना शूट, तो पता नहीं क्यों मेरे को मुझे ठीक नहीं लगा था, सही बताऊं तो लिव लाइफ ईजी वाले पे होम टूर वीडियो लिव लाइफ ईजी आप टाइप करना, वही वाला वीडियो आपको आ जाएगा घर में, मैंने कुछ चेंज नहीं किया, वैसे का वैसे ही है, आप वो देख लेना। दोबारा करने का पता नहीं क्यों मेरा अंदर से मन ही नहीं किया, तो दिख तो रही है ऐसे ही, बस ये लगता है। नेक्स्ट, दी मेरी सास 2 साल हुए रिटायर्ड हुई, उनकी 2 बेटे हैं, कभी मेरे यहाँ कभी जेठानी के पास रहती हैं। शादी के बाद अच्छे बहू वाले कैरेक्टर में थी, मेरे सास मुझे ग्रांटेड लेने लगी, अब जब हमारे पास रहती हैं तो उनको लगता है मैं सब कुछ उनसे पूछ कर करूँ। 2 साल में बहुत कलेश हुआ, अब मैंने ज़्यादा बात करना बंद कर दिया है, ज़्यादा बात करूँ तो हर मामले में इंटरफेयर करती हैं, और हस्बैंड कहते हैं घर की शांति के लिए थोड़ा बोलना शुरू कर दो, प्लीज़ सजेस्ट मी, क्या करूँ। सास रहती हैं मेरे यहाँ तो फ्रेश नहीं रह पाती। अब आप खुद ही अपनी बात में अपना जवाब लिए बैठी हैं कि आप शुरू में बहू वाले जोन में थी, और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जो भी लड़कियाँ आप शादी करके जाएंगी अपने घर, अपने ही घर कहूँगी मैं तो, हमारा रियल घर हमारा ससुराल ही है, मैके में हम कुछ सालों के लिए होते हैं, उसके बाद नहीं होते हैं, लेकिन जब आप वहाँ पे जाती हैं तो बी ट्रू टू योर सेल्फ। जोश में जब हम इतना कुछ कर देते हैं जो हम पूरी लाइफ नहीं कर पाते, उसी वजह से जब हम अपने ओरिजिनल उसमें आते हैं, थक के बैठ जाते हैं कि अब नहीं हो रहा, तो फिर हम बुरे बन जाते हैं, और जो हमने पिछले सालों में मेहनत की होती है ना लगातार सबके साथ, वो सब ख़त्म हो जाती है। उससे बेहतर ये होगा आपके बस की, अगर 12 घंटे की बजाय 4 घंटे 6 घंटे काम करना है, वही काम करो, अच्छे से करो, उससे ज़्यादा भाई नहीं हो रहा। मैं पुश कर रही हूँ,
धीरे धीरे 6 से 6.5 घंटे भी आप काम करोगी, 7 भी करोगी, वो ऑटोमेटिक बढ़ता है स्टेमिना। लेकिन आपने जोश में जाके सुबह कर लिया शुरुआत में शादी के 12-12 साल, 12-12 घंटे, उसके बाद फिर आप थक गए। तो अब आपने अपनी सास को अपना एक वो बनाया हुआ है कि भाई मैं ऐसी हूँ, तो उनकी गलती कहाँ है, वो वही एक्सपेक्ट कर रही है। अब रही बात ये कि इंटरफेयर करने की, कि जब वो रहती हैं आती हैं, तो देखो इस चीज़ की आदत डाल लो तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि सब कुछ ठीक है कहना चाहिए, है ना। अब वो इंटरफेयर कर रही हैं, क्या कहती होंगी, मतलब सब्ज़ी कढ़ाई में नहीं कुकर में बना ले, है ना, ये सब्ज़ी यहाँ मत छोड़ वहाँ रख दे। हमें लगता है कि ये क्यों टोक रहे हैं, लेकिन आप बिलीव करना, जब आप उस एज में आओगी ना, सेम चीज़ आप बोल रही होगी। मुझे खुद लगती है ना वो चीज़ें कि जो मेरी मम्मी कहती थी, इस पर कई रील्स भी मैंने देखे कि जो मेरी मम्मी कहती थी, या जो मेरी मम्मी के हाव भाव होते थे किसी त्यौहार पे या कुछ और पे, हालांकि मैंने उन पे इम्प्रूव कर लिया, बहुत इम्प्रूव कर लिया, है ना, मेरी थिंकिंग अलग हो गई इसलिए। लेकिन कुछ चीज़ें पेरेंटिंग में ये वो एग्जैक्ट वही मेरे मुंह पे आती हैं जो मेरी मम्मी या मेरी सास कहा करती थी उनकी एज तक आते आते। तो अभी आपको लग रहा है वो टोका टाकी है, लेकिन 10 में से 10 बातें गलत नहीं होंगी। थोड़ा सा अपना पेशेंस लेवल बढ़ाओ, कहने का मतलब, क्योंकि ये जो हुआ है वो कहीं ना कहीं आपके 2-3 साल जो आपने कैरेक्टर प्ले किया उसकी वजह से ही हो रहा है। और थोड़ा बोल लो, इंटरफेयर से डर मत करो इतना, जितना हो सके सुन लो, अप्लाई कर लो, जो बिल्कुल ना हो सके छोड़ दो। और ऐसा नहीं है कि बड़े बुड्ढों की जब हम बात है ना, 10 में से 6 मानते हैं, 4 छोड़ देते हैं, थोड़ा सा मुँह बनाएंगे, लेकिन फिर वो अगली 6 फिर बताने लगते हैं। तो कर लो एडजस्ट, सच में, मतलब घर की शांति के लिए बेस्ट है। और रही बात ये कि उनके आने पर फ्रेश नहीं हो पाती, इसको एज अ टास्क समझ के चलोगी तो फ्रेश भी रह लोगी। अपने लिए टाइम ज़रूर निकालो, अपनी पसंद का काम ज़रूर करो। कहीं जाना आना है सिर्फ इसलिए, जितनी चीज़ें छोड़ोगी ना, सासू माँ आई हुई है ये नहीं करना, सासू माँ आई हुई है वो नहीं करना, उतनी वो आपको भारी लगेंगी। जितनी उनके आने पे आप नॉर्मल लाइफ जियोगे, उतना ही वो आपकी लाइफ में एडजस्ट हो जाएंगी, ये होगा। हाय दी, मेरी एक फ्रेंड है, उसके इन लॉज ने 5 साल पहले घर से निकाल दिया। अब वो अपनी पैतृक प्रॉपर्टी उसको देना चाहते हैं। इन लॉज ने सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी एक औलाद को दिया, उसमें हिस्सा नहीं हुआ। क्या पैतृक प्रॉपर्टी लेना चाहिए? सिर्फ फादर इन लॉ हैं, MIL नहीं है। एक देवर 2 नंद हैं। पैतृक प्रॉपर्टी देने के बाद मेंटली परेशान तो नहीं करेंगे? प्लीज़ थोड़ा डिटेल में समझाएं। वो हस्बैंड और बच्चे के साथ सिटी में इंडिपेंडेंट हाउस में रहती है, फाइनेंशियली गुड कंडीशन है, कोई लीगल रूल है, पैतृक प्रॉपर्टी में हिस्सा देना होता है, वरना उस प्रॉपर्टी का कोई भी सेल नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो लोग देना चाहते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा आ गया कहीं ना कहीं, देखो उनके ऊपर पूरी तरीके से उनकी मर्ज़ी है, लेकिन उन्हें वो तसल्ली देनी पड़ेगी कि हमें नहीं चाहिए, अगर उन्हें नहीं लेना है, ठीक है। हो सकती हैं वो चांसेस जो आपको लग रहे हैं कि आपकी सहेली को लग रहे हैं कि वो देने के बाद कभी मेंटली परेशान करें, उनको अगर ये डर है कि कल को हम सेल करेंगे तो इनका नाम नहीं होगा, ये वो प्रॉब्लम है, तो आपकी सहेली को चाहिए कि उनको एक तसल्ली दिला दे कि भाई तुम्हें जो करना है इसका करो, हम नहीं आ रहे लेने, और अपनी बात पे अड़े रहें। तो सिंगल हैंडेड जिसके नाम होगी वो बेच लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। दिक्कत वही होती है कि मान लो पिता की प्रॉपर्टी है, 2 भाई हैं, एक के नाम कर दी, दूसरे का नाम नहीं जोड़ा, दूसरा उस पर आके वो कर सकता है कि भाई मैं भी तो उनका बेटा हूँ। पता लगा ना वो बेच पा रहा ना वो बेच पा रहा, तो वो डर उन्हें सता रहा। अगर आपको लग रहा है कि प्रॉपर्टी लेना भारी पड़ जाएगा, मत लो, लेकिन उनको साथ में ईमानदारी से वो दे दो कि भैया हमें चाहिए ही नहीं, जो करना है करो, हम नहीं आने के बाद में मांगने, अभी भी नहीं चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्व। मैं वही हूँ जिसने कहा था कि सास ननद के आने पर 56 भोग बनवाती है। ननद इस बार आई तो बहुत तेज़ आवाज़ में बहुत कुछ सुनाया। मैं इतनी डिप्रेस हो गई कि शुगर ना होते हुए भी शुगर के काफ़ी सारी टैबलेट खा ली। तबीयत ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा। बच्चों और हस्बैंड ने बहुत देखभाल की। अब पहले से ठीक हूँ फिज़िकल, बट मेंटल बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ। क्या करूँ प्लीज़ ज़रूर बहुत पढ़िएगा, थैंक्स इन एडवांस। देखो 56 भोग बनाने के बाद इन्होंने जिस ID से कमेंट कराया ना, उसका नाम है पूजाज इजी रेसिपी 2020। अब जब आप रेसिपी का चैनल चला रही हैं तो कोई भी आके यही कहेगा अरे भाभी जी कुछ बढ़िया सा खिलाओ, है ना। सास को लगता होगा अरे वीडियो बनाती है, इतना अच्छा से आता है, ये बना दे वो बना दे। होता है ना, ये कोई चीज़ मान लो मैं स्वादिष्ट बनाती हूँ, बहुत बढ़िया बनाती हूँ, सबको पसंद आती है, तो होएगा ना अरे वो बना लो,
ऐसा होता है ना, तो वो चीज़ आपके साथ ज़्यादा हो रही है। और दूसरी चीज़, अगर नंद ने चिल्ला के कुछ बोल भी दिया, आपने ये क्या समझदारी दिखाई कि आपने शुगर की ना होते हुए भी टैबलेट खा ली। आपकी तबीयत ख़राब हुई, ध्यान किसने रखा? पति और बच्चों ने। खुद सोच के देखो ना, तबीयत ख़राब होने पे परेशान कौन हुआ? तो आप किसी और की वजह से क्यों कर रही हो? चिल्ला रहे हैं, अगर जागरण में लोग चिल्ला रहे हैं, मेले में लोग चिल्ला रहे हैं, बाज़ारों में शोर मच रहा है, सड़कों पे शोर मच रहा है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं क्या? तो अगर वो चिल्ला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और बेफालतू की बात पे चिल्ला रहे हैं, तो भाई झेलना सीखो उस चीज़ को। ऐसे तो कल को कोई भी बिना आपकी गलती के थोड़ी आवाज़ उठाएगा और आप बिस्तर पर लंबे लेट मिलोगी अगले कुछ घंटों में, क्योंकि आप टेंशन में आ जाओगी। लॉजिक तो होना चाहिए टेंशन का। मैं ये नहीं कहती परेशान हो मत, लेकिन परेशान होने रहा है कोई बात तो हो। वो चिल्लाई क्यों चिल्लाई भाई? वो चिल्ला रही, चिल्ला लो, आपके बस की नहीं चिल्लाना, मत चिल्लाओ, लेकिन आराम से पूछो कि क्या बात है। उनकी हर बात से पूछो तो सही कि क्या बात है। और रही बात 56 भोग की, मैंने यही कही थी, जिनके यहाँ है भी प्रेशर, 4 मील टोटल बनते हैं। एक तरीके से देखें तो एक स्नैक का होता है, बाकी 3 मेन खाने होते हैं। चारों में स्पेशल मत बनाओ। कोई मेहमान आया है, एक स्पेशल बना लो, 3 सिंपल बना लो। तो डेली एक भी अगर ख़ास चीज़ बनती रहेगी तो भी कहने वाले का भी मुंह बंद रहेगा, ये भी नहीं लगेगा कुछ वही खिलाया नहीं किसी को, कोई आया। तो ऐसे कर लिया करो ना। और अगर आपका रेसिपी चैनल है तो भैया उम्मीद रहती है फिर ऐसे इंसान से तो कि इसको तो बहुत अच्छा आता है, ये भी आता, वो भी आता, तो बना के खिलाए। तो थोड़ा समझदारी से काम लो और अपने ऊपर इस तरीके का दोबारा प्रयोग कभी मत करना दोबारा। हाय डियर, मेरी बेटी 7:15 पे आती है, जाती है सुबह और 3:45 के करीब घर पहुंचती है। शी इज़ 9 ईयर ओल्ड एंड ग्रेड 4 में है। पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पा रही है, सब्जेक्ट भी 10 हैं, ऑलमोस्ट पढ़ने से बड़ा भागती है, टाइम भी बड़ा कम रहता है, जिसमें उनको थोड़ा बहुत HW भी करना होता है। 9 बजे तक सुलाना भी पड़ता है क्योंकि फिर 6 बजे उठना है। किस हिसाब से उसको पढ़ाऊँ? ट्यूशन भी यहाँ अफोर्डेबल नहीं है क्योंकि पर डे के हिसाब से काफ़ी चार्जेस हैं। देखो 5:15 से 3:45 एक बहुत लंबा टाइम है। आप खुद सोच के देखो, अगर हम ऐसे टाइम पे जा रहे हों और जो काम हम वहाँ करके आ रहे हैं दोबारा फिर हमें वही करने को बोलें तो क्या लगेगा हमें? बच्चे की गलती नहीं है, दिन कम पड़ जाता है, काम ख़त्म नहीं होता। तो अगर वो आके भी होमवर्क भी कर रही है बेचारी पूरा दिन किताब में, तो बात वही है ना, खुद को रख के देखो उसकी जगह, नहीं मन करता। अब इसका इलाज क्या है? मेन तो भाई उसको ये समझाओ बिटिया को, जितना हो सके क्लास में ध्यान से समझ के आया कर, ताकि तेरा वहाँ का टाइम जो है वो पूरा यूटिलाइज़ हो जाए, तेरे को घर में थोड़ा सा फ्री टाइम मिल जाए, है ना। और कम से कम 1 घंटा उसे स्कूल से आने के बाद 1 घंटा 2 घंटा उसे मत कहो कुछ, बिल्कुल फ्री रहने दो। उसका माइंड अगर फ्रेश हो जाएगा, है ना, तो वो फ्रेश माइंड के साथ वही काम 1 घंटे में कर लेगी। आप सोचो उसे आते ही आते बैठा दो तो वही काम करने में उसे 2 से 3 घंटे लग जाएंगे और फिर भी नहीं होने का। क्योंकि कितना भी यहाँ पे मैंने ये चीज़ बच्चों पे अपने अप्लाई करी है, कितना भी काम बढ़ गया घट गया कुछ भी है, लेकिन आने के 1 से 1.5 घंटा मेरे बच्चे फ्री रहते हैं। टीवी देखो, अगर फ़ोन में कोई कार्टून वीडियो जब देखती थी छोटी थी वो देखो, आराम करो, कुछ भी करो। उस दौरान मैं उनसे नहीं कहती कि बस्ता खोलो चलो आज बहुत सारा काम है पढ़ने बैठो, नहीं। अगर वो 2 से 2:30 बजे के बीच में आ रही है तो मैं 4 बजे कहना शुरू करती थी कि बेटा आप पढ़ने बैठ जाओ दोबारा, है ना। और उसमें भी मेरे को लगता था कि यार बच्चे थक गए। तो ये थोड़ा सा हमें खुद को अपनी जगह देख के रखो, जब बदल के ऐसा काम नहीं कर पाते बच्चे। तो ट्यूशन वगैरह भी मत करो, अगर आप जॉब पे नहीं हो कोशिश करो कि उसका काम खुद, और उसके साथ बातें करते करते उसे थोड़ा बहुत पढ़ाने की कोशिश करो, तो उसे अच्छा भी लगेगा और थोड़ा सा आप लोगों का मी टाइम भी हो जाएगा। मेरा और मेरी बेटियों का मी टाइम होता ही वही है पिछले इतने सालों से, जब मैं उन्हें पढ़ाती थी, है ना। और अब ट्यूशन लग गया तो अब ये है कि आधा घंटा वैसे ही किचन में अक्सर अब आके खड़ी हो जाती हैं तो वो टाइम होता है, तो वो भी तो ज़रूरी है। टाइम तो देखो उतना ही है, वो तो बढ़ने वाला है नहीं, हमें ही इधर उधर कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाने पड़ेंगे ताकि सारी चीज़ें हो जाएं। पूरी ज़िंदगी बच्चा इस शेड्यूल में नहीं बिता सकता कि सुबह वो 6 बजे उठ के तैयार हो रहा है, 7:15 निकल रहा है, 3:45 आ रहा है, उसके बाद फिर पढ़ रहा है, फिर भी ये छोपा हमारे सिर पे कि भैया हम सही से कर नहीं रहे। तो ये डिप्रेसिंग है ना। थोड़ी सी आपको अपने बच्चे की हेल्प करने की ज़रूरत है इस टाइम पे, वो कर लो।
हेलो दी, मैंने अपनी देवरानी की लड़की को गाली दे दी थी और मेरी देवरानी को बहुत बुरा लग गया। क्या मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, जिसकी वजह से वो मुझसे बात नहीं कर रही और अपनी लड़की को भी मेरे फ्लोर पर भेज रही, और लड़की 6 साल की है। देखो, अगर गाली कुछ ज़्यादा ही गंदी दे दी है आपने, जो बहुत ही बुरी लगे किसी भी माँ को कि उसके बच्चे को दे दी, तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तब आपको छोटा बड़ा नहीं देखना चाहिए। और अगर सिंपल जो आप अपने बच्चों को देती हो, मान लो यूजुअल बच्चों कहते हैं कि घोड़े या कमीनों तुम आ नहीं रहे, है ना। कई माएँ, मतलब ये एक तरीके से प्यार भरी गाली चाहिए, एक माँ वाली गाली जिसे कहना चाहिए उस टोन में। अगर आप अपने बच्चों को कुछ कहते हो, है ना, दुष्टो, निकम्मो, चलेगा, ये वो, इस तरीके की जो है, थोड़ा सा प्यार छुपा हुआ है लेकिन है तो गाली टेक्निकली, इस तरीके की कुछ दी है तो दो, कोई माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। आपने अपना बच्चे को समझ के उसे भी कह दिया। लेकिन अगर आपने कुछ गंदी बोली है जो आप अपने बच्चों को कभी नहीं देती, फिर आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरी MIL मेरे पास ही थी जो कि अभी गांव गई हैं। मैं ऑफिस गोइंग हूँ तो बच्चे वगैरह मेड के भरोसे ही छोड़ गई। अब वहाँ से मुझे कॉल ना करके मेड से हालचाल पूछती हैं बच्चों के, एंड कौन आया कौन गया टाइप पूछती हैं। तो क्या मैं मेड को मना कर दूँ कॉल उठाने को? उनका क्या करना चाहिए, प्लीज़ सजेस्ट। क्या फ़र्क पड़ रहा है, करने दो बात उन्हें। इतना मत सोचा करो यार कि वो किससे क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं है। ज़िंदगी को जितना ओपन रखोगे ना, उतना लोगों से बात करते टाइम या कोई क्या कर रहा है उसके बारे में सोचने की एनर्जी बच जाएगी आपकी। फालतू की टेंशन लग रही है मुझे तो ये सुनने में, तो मत लो। नेक्स्ट, हाय सुनीता जी, मैं टीनेज बच्चियों की माँ HM हूँ जो गांव से हूँ। लेट से लगी हूँ। मेरे पति पहले दुकान करते थे, अभी स्कूल में बस ड्राइवर लगे हैं। खेती भी करते हैं, सास बकरियाँ चराती है। स्कूल पास के ही गांव में है। SC समाज से हूँ, स्टाफ इसी गांव से गुजर के जाता है। सारी पारिवारिक बातें पता चल जाती, इसी के चलते हीन भावना होती है जिसका प्रभाव स्कूल में आत्मविश्वास और प्रदर्शन पर भी पड़ता है। क्या करूं? गांव में परिवार वालों को भी समझाना मुश्किल होता है। अभी तक स्वयं का घर भी नहीं है। गांव में औरत की नौकरी को कुछ नहीं समझते इनकम के अलावा। देखो, शांत रहो। जो इनकम आ रही है आज नहीं तो कल घर अपना बन ही जाएगा। और दूसरी चीज़ की पारिवारिक बातें वहाँ पता चलती हैं, तो ऐसा परिवार में कोई सीक्रेट ऐसा क्यों ही है कि अगर किसी को पता चल जाए तो बहुत बड़ा बवंडर मच जाएगा। अगर हम ठीक से चल रहे हैं ना, तो हमारे घर में क्या हो रहा है, अगर वो कहीं किसी को पता भी चलता है ना, तो हमारे पास उसकी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन होती है कि हाँ ऐसा है इसलिए है। तो इतना प्रेशर मत लो कि हमारे घर में क्या हो रहा है ये उन्हें पता चल जाएगा। कोशिश ये करो कि आपकी लाइफ ऐसी हो कि किसी को पता चल भी जाए तो आपके पास कोई फ़र्क पड़ने लायक चीज़ ना हो, आपके पास उल्टा उसका एक्सप्लेनेशन हो। रही बात लड़कियों की, तो देखो, आपकी जो बेटियां, शायद आपने पहले पढ़ाई का भी पूछा था, तो बस पकड़ के मैंने कहा भी था कि बहुत सी लड़कियां गांव से शहर आती हैं पढ़ने के लिए, आप उन्हें भेज सकते हो। बाकी भैया, परिवार वाले इज्जत करेंगे, गांव वाले इज्जत करेंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। और गांव में तो नहीं होता, मैंने देखा है। नौकरी के बाद भी महिलाओं की स्थिति वैसी की वैसी ही रहती है। तो आप इतने सालों से वहाँ पे रह रही हैं, अब तो रच बस गई होंगी उस चीज़ में। मेरा आपको मानना वही है कि स्कूल में भी आपका स्टाफ कोऑपरेटिव नहीं है, अगर मुझे सही याद है तो। और आप घर में भी ज़्यादा उलझी हुई हैं, आप ओवर थिंक कर रहे हो, जितना मुझे समझ में आ रहा है। ध्यान से सोचो, नौकरी लग गई है सरकारी, मज़े में ज़िंदगी कटेगी आगे तक बुढ़ापे में। फालतू की टेंशन लो मत। घर अपना जितना चल रहा है वैसा चलाती रहो, जितना काम हो रहा, ठीक है। और स्कूल में भी अपना थोड़ा सा झुक के, लेकिन सबके साथ अपना तालमेल बना के क्वालिटी टाइम वहाँ पे क्रिएट कर लो कि वहाँ स्कूल में ज़्यादा तमाशे किसी तरीके के होना। फालतू पचड़ों में पढ़ो मत, अपना काम करती रहो, शांत रहो। मतलब कुल मिला के काम डाउन हो जाओ आप और आराम से रहो। आपकी नौकरी लग गई है। आधे लोग तो आपसे चिढ़ते होंगे, इसीलिए परेशानी खड़ी करते होंगे आपके लिए। तो जस्ट स्टे काम। आपकी लाइफ सेट हो चुकी है, आप ज़रा ध्यान से देख नहीं रहे। नेक्स्ट आया है कि पति बोल रहे हैं दूसरा बच्चा कर लो, प्लान कर लेते हैं, साथ ही साथ जॉब के प्रिपरेशन भी करती रहना। मेरी एज है 31 ईयर, मेरे बाबू की एज है 4.5 और मेरे पति का एज है 42। तो काफ़ी फ़र्क है आपके और आपके पति में।
आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन पति साथ में नहीं रहते, बाबू को स्कूल ले जाना लाना भी मैं ही करती हूँ। पति अपने माँ पापा के साथ रहते हैं, वही उनका जॉब है और वो हमें वहाँ साथ में नहीं रखना चाहते। तो 2 जॉब या बच्चा, क्या पहले लेना चाहिए? प्लीज़ रिप्लाई। भैया जब ऐसी स्थिति में तो देखो, पति इसलिए सोच रहे हैं, उनकी एज 42 है कि 2 करने हैं तो टाइम से कर लें, और क्या लेट करना है ना। आप सोच रहे हो जॉब का, तो देखो अगर मैं सोचूं कर लो दूसरा, अगर मतलब वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आया कि वो अपने पेरेंट्स के पास रहते हैं, आप यहाँ रहते हो, ये थोड़ा सा ग्लिच है। इसके लिए मैं शायद कह दूँ कि नहीं, जब साथ रहना ही नहीं है तो दूसरा क्यों। लेकिन उनको शायद साथ आगे इन फ्यूचर में रहना ही है, बनानी है व्यवस्था, वो इसलिए कह रहे होंगे। लेकिन आप देखो, अगर वर्कलोड और तैयारी दूसरे बच्चे के साथ प्रेगनेंसी के साथ कर पाओ तो ठीक, ऐसा ना हो कि दूसरा बच्चा प्लान कर लिया और बाद में नौकरी की आप सपने ही देखते रह गए, हुआ नहीं। ये आपको पता होगा आपकी पढ़ाई का लेवल क्या है। तो अगर कर सकती हो अपने दम पे तो कर लो, क्योंकि जब वो साथ ही नहीं रह रहे, और अगर लग रहा है कि अगर दूसरा हो गया तो आपकी जॉब गई हाथ से, तो फिर मत करो, फिर रुक जाओ। कह दो जहाँ इतना लेट हुआ 2 साल और सही, पहले मैं जॉब की तैयारी कर लूँ और फिर कर लूँ। हेलो मैम, मेरी शादी के 22 साल हो गए, ससुराल से एक सुई तक नहीं मिला। मेरे 2 बच्चे, सारा सुख दुख मेरे मायके वालों ने किया। मेरे हस्बैंड प्राइवेट जॉब करते हैं, 5 भाई हैं, चारों भैया ने लड़ झगड़ कर हिस्सा ले लिया है, जबकि सारी जिम्मेदारी मेरे हस्बैंड करते हैं। इनकी वैल्यू नहीं करते। ससुर के पास प्रॉपर्टी बहुत है, लेकिन 22 साल से हस्बैंड और ससुर की लड़ाई के बाद अलग रह रहे हैं। सारे भैया में फूट डाल रखी है। जेठ के लड़के की शादी है, साल में भी गांव जाते हैं, आस-पास में सबकी लड़ाई हो जाती है। तो अब आपको वो चाहिए, मतलब प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, तो जाके बनाओ रिश्ता। लेकिन जब आपके पति की तालमेल ही नहीं बैठ रही तो नहीं मिला, नहीं मिला, आपको क्यों लालच आ रहा? फिर जो आपके पति की कमाई है आप उसको देखो बस, ठीक, छोड़ दो। नेक्स्ट, मैम आपने जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया था कि रिश्तेदार इज्जत ना करे तब भी जाना चाहिए। मेरे देवर ने मुझे मारने की कोशिश की, फिर बेटे के बर्थडे पर हस्बैंड को ही बुलाया, मुझे और बच्चों को नहीं। क्या हम सबका नहीं जाना गलत था? मेरे भाई मेरे हस्बैंड को फाइनेंशियल कमज़ोर होने की वजह से पैसों का भूखा समझते हैं, जबकि कभी एक पैसा नहीं लिया हमने। अब मेरे हस्बैंड ने कह दिया वो मेरे मायके नहीं आएंगे। आई एम ओके विद इट। क्या हम गलत हैं? हमारे मेंटल पीस के लिए ठीक है, आप क्या कहते हो? देखो, मैंने उस क्वेश्चन को आपने अगर ध्यान से सुना हो, मैंने यही बोला था कि जब तक वो आपको सीधे ये ना कह दे कि नहीं आना है आपको, या बिल्कुल स्पष्ट संदेश ना दे दें, तब तक आप मना नहीं करेंगे। तो अब उन्होंने केवल हस्बैंड को बुलाया, आप लोगों को नहीं पूछा, तो उन्होंने दे दिया स्पष्ट संदेश, तो आप गलत नहीं हो। फिर जो आपने करा वो सही करा। बात वही थी जब कोई खुल के कह भी नहीं रहा और हम मुंह बना के या उनके वाइब्स देख के फिर हम बैठ गए, तब हम हो जाते हैं टेक्निकली गलत। लेकिन अब तो उन्होंने गलती पहले कर दी ना, तो आप गलत अब नहीं हो। बस दी, आपने मेरी बहुत उलझन को सुलझाए हो। आज फिर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम में जूझ रही हूँ। मेरी बेटी 1 साल की है, उसकी स्लीप साइकिल बहुत ख़राब है, ना ही रात को सोती है ना दोपहर ठीक से सोती है, 45 मिनट या 2 घंटे में उठ जाती है। घर का सारा काम खुद को करना पड़ता है, रात भर जागने से बहुत थक जा रही हूँ। घर संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है, कोई भी हेल्पिंग हैंड नहीं है, न रख सकती हूँ। बेटी को डॉक्टर को भी दिखाया, डॉक्टर बोल रहे हैं एज बढ़ने से ठीक हो जाएगा। क्या करूँ कि अपना स्टडी, घर का काम और बच्चे को भी संभाल पाऊँ? बहुत चिड़चिड़ी होती जा रही हूँ, माइंड में बिल्कुल भी पीस नहीं है। एज भी बढ़ रहा है और कुछ ही साल में गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन के लिए प्लीज़ रिप्लाई। वो सही कह रहे हैं डॉक्टर, कुछ बच्चों की नींद शुरू में डिस्टर्ब रहती है, वो एज के साथ अपने आप ठीक होगी। बाकी आप यूट्यूब पे सर्च करके देखना, बड़ों के लिए तो बहुत सारे हैं, छोटे बच्चों के लिए भी, कि उनको समय पे सुलाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। 5-7 हैबिट्स हैं कि कमरा कैसा हो, उसको सोने से पहले क्या करें, क्या पता वो चीज़ें काम कर जाएं, है ना। तो आप सर्च करके देखना, आपको मिल जाएंगी इस पे वीडियो, चाइल्ड स्पेशलिस्ट की ही, तो वो ट्राई कर सकते हो। बाकी पेशेंस, देखो पेरेंटिंग और पेशेंस साथ साथ चलते हैं। तो ये तो परीक्षा है, देनी पड़ेगी, जैसे गवर्नमेंट की है परीक्षा, वो ये भी एक परीक्षा है। बाकी रही बात ऐसी कि थके थके जो रहते हो आप, ये बता रहे हो ना, 1 साल की आपकी बच्ची हुई है, और कुछ दिन रुक जाओ, आपका शरीर आदी हो जाएगा उस चीज़ के। शुरू का ही पहला साल ज़्यादा क्रूशल निकलता है माओ का, फिर हैबिट हो जाती है।
आप 2.5-3 घंटे की नींद में ना बाकी के घंटे काम करना सीख जाओगे अपने आप। हस्बैंड के साथ ही नहीं बने तो क्या करें? कोशिश, और लगे कि बन ही नहीं पाएगी, नामुमकिन है, तो भाई क्या ही कर सकते हैं, फिर अलग होना पड़ता, फिर ऐसे ही तो अलग होते हैं। नेक्स्ट, मैम मुझे रिश्तेदार बहुत कम हैं, जैसे कि सगे या कज़िन, भाई बहन, बाकी दूर के रिलेटिव हैं, इतना बॉन्डिंग नहीं फील होता। बच्चों की छुट्टी में जाने के लिए कोई नहीं है। मुझे भी लगता है मेरी बहनें, उनका परिवार होता तो बातें होती, किसी को फ़ोन कर लेती। बाकी लोगों को फ़ोन पे बातें कराते देखकर, परिवार के साथ घूमता देखकर, सेलिब्रेशन के स्टेटस देख के बुरा लगता है, क्या करूं? सबको सब कुछ नहीं मिलता बहन। आप हो, आपके पति हैं, आपके बच्चे हैं, चारों मज़े करो जैसे हम करते हैं। हम किसके यहाँ जा रहे हैं रहने के लिए, लेकिन मज़े करते हैं ना। तो आपकी लाइफ आपकी है, उनकी लाइफ उनकी है। आपको देखने में लग रहा है बहुत मज़ा आ रहा होगा, मुझे तो इतना पता है 8-10 फ़ोन कॉल जिस दिन एक दिन में हो जाएं, कुछ ओकेजन ऐसे आते हैं सिर में वजन सा लगने लगता है। क्योंकि आप ना जब तक किसी की लाइफ में घुस नहीं रहे तब तक दूर से लगता है सब कुछ सही, और जब आप सुनने लगते हो, उसकी अपनी सुनाने लगते हो, सारी चीज़ें, उसका भी अपना भी, सबका दर्द, मुझे तो ऐसा लगता है फील हो रहा है। जिसकी भी कोई परेशानी सुन लेती हूँ ना, तो मैं खुद में डूबा सा महसूस होने लगता है मेरे को। तो इसलिए लिमिट में ही सही है, ठीक है। जिसकी जैसी लाइफ है वो ठीक है। किसी के पास ढेर सारे रिश्तेदार हैं, आने जाने के लिए ढेर सारे घर हैं, उसके लिए बढ़िया। किसी के पास नहीं है, उसका भी बढ़िया। दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो इतना दिल छोटा मत करो। रही बात एंजॉय करने की, जाने की, तो क्या किसी रिश्तेदार के घर मज़ा आएगा? जो अपना हिल स्टेशन पे जाओ, रेस्टोरेंट में रुको, होटल में रुको, हिल स्टे करो, वहाँ पे होते हैं होम स्टे, उनमें जाके रुको। घर रुकना हम किसी के, तो हो जाता है सब, ज़रूरी नहीं है किसी के घर ही जाके हमें कुछ अच्छा लगे। नेक्स्ट, हाई डियर, प्लीज़ एडवाइस हाउ मच आई कैन इन्वॉल्व विद माई डॉटर when I go there, who lives in India with Jeth Jethani. Jethani is basically her mom, fulfilling all duties as a parents to her. Don't want to upset Jethani also, because I know she does not like my daughter involving with me and her brothers. What limits I should keep in mind also? That's the only physical time that I can spend with my daughter in 2-3 years. देखो, अगर आप उसकी चाची होती बच्ची की, तो आप कैसा बिहेव करती, बस अपने आप को ये समझा लो और वैसा ही करो। भूल जाओ कि आप उसकी माँ हो असली। सिंपल सोच के जाओ, अगर सच में आप उसकी चाची ही होती तो आप उसे कितना और कैसे प्यार करती, उतना करो बस। कोई एक्स्ट्रा इमोशन, कोई एक्स्ट्रा वो चाची ही कहलवाओ अपने आप को, बस ऐसे करवा लो। तो उसको भी एक बार, आपकी जेठानी को भी कॉन्फिडेंस सा हो जाएगा कि ना, हाँ मतलब ये नहीं है उस चीज़ के चक्कर में कि मेरी बेटी को मुझसे छीन के ले जाएगी। वो भी नॉर्मल हो जाएगी आपके साथ। जब तक वो इनसिक्योरिटी उनके अंदर है ना कि आप उनकी बायोलॉजिकल माँ हो, कहीं ले ना जाओ, तभी तक वो ऐसा बिहेव कर रही है। आप सिंपल मान के चलो कि जैसा मैं उसकी चाची हूँ। दिल खोल के प्यार करो, लेकिन चाची होने के नाते करो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, हेलो दीदी कैसी हो? मेरे जेठ जी के लड़के ने कोचिंग खोल रखी है। मैंने उसमें गए साल 4-5 महीने तक पढ़ाया था। अब तक उन्होंने 1 रुपया भी नहीं दिया। मैं मांगने को कहती हूँ तो पति मना कर देते हैं, कहते हैं दे देंगे। कोचिंग पढ़ने के लिए उन्होंने मुझसे कहा था, क्या मुझे उनसे पैसे मांगने चाहिए या नहीं? मेरा सब कुछ अलग है। उन्होंने मुझे पैसों में पढ़ने के लिए कहा था। मांगने चाहिए भाई, जब काम करा है तो 1-2 दिन भी नहीं, 2-4-5 महीने करा है तो मांग लेने चाहिए। और जो आपके पति कह रहे हैं वो भी एक हद तक सही है, लेकिन कुछ दिन वेट करो, और अगर काफ़ी टाइम हो गया तो फिर अपना कह दो कि भाई उन पैसों का हमारे को ज़रूरत है, इस तरीके से ले लो जब काम करा है तो। या तो हम मतलब कमी कर ही उसमें रहे हो कि भलवन साथ में या रिश्तेदारी में कर रहा है, तब तो बात अलग है। लेकिन अगर तय करके करा तो फिर लेने में क्या दिक्कत है? ऐसे तो फिर कोई अपने किसी अपने को रखेगा ही नहीं काम पे। हेलो दी, मेरे हस्बैंड मुझे जो चाहिए देते हैं, पर जब हम ग्रुप में घूमने जाते हैं तो गुरूर गुरूर के देखते देखते रहते हैं, स्माइल भी करते हैं। मुझे देख के मेरा माइंड डिस्टर्ब होता है, मैं क्या करूं? अरे वो देखते होंगे दूर से कि कितनी बढ़िया मेरी पत्नी है, तो इसमें माइंड डिस्टर्ब करने की क्या बात है। नेक्स्ट, मैम आई एम प्राइमरी असिस्टेंट टीचर। मेरी हेड बहुत ज़्यादा बोलती है, बस अपनी अपनी गाती हैं पूरे दिन।
मुझे कुछ भी बोलने नहीं देती, बोलो तो कुछ भी तो चिढ़ती हैं या चुप करा देती हैं, बस अपने 1-2 फेवरेट टीचर्स को बोलने देती हैं। डिस्क्रिमिनेशन करती हैं हमारे साथ, मैं बस चुप रहती हूँ और काम से काम रखती हूँ। दुख होता है, क्या करें प्लीज़ रिप्लाई। क्या ज़रूरत है भाई, अब हंसी आ जाएगी आप लोगों को इस बात पे, लेकिन क्या ही ज़रूरत है हर किसी के सामने अपना पॉइंट रखने की। हेड अपनी अपनी गाड़ी गा लेने दो, उसी का कॉन्सर्ट चल लेने दो, मत बगाओ तुम। आपके सुनने वाले आपके घर पे होंगे, आपके फ्रेंड सर्कल होगा, कोई तो होगा, वहाँ पे मत बोलो। मतलब मैं तो कई जगह जाती हूँ ना, मतलब मेरे को ये वो मिलता है कि ये कैसी लेडी है, तो बात ही नहीं करती, नहीं है कुछ बात करने को, हर एक से क्या बात कर लेंगे हम। भले मैं यहाँ पे 1-1 डेढ़ घंटा बातें कर रही हूँ, लेकिन कुछ बात तो है करने की। आप लोग सवाल पूछ रहे हो, मैं जवाब दे रही हूँ। अब हम कहीं जा रहे हैं या मैं वहाँ पे भी हूँ, मान लो जिम में थी या कुछ भी है, टॉपिक्स चल रहे हैं, महिलाओं के अपना बातें कर रही हैं, पूरे ज़ोर शोर से चर्चा चल रही है डंबल के साथ, मुझे नहीं घुसना उसमें। जब कभी लगता था हाँ कुछ बात कर लूँ, एक आध लाइन बोल दी बीच में आके, नहीं तो मैं अपना लगी हुई हूँ एक्सरसाइज करने में, ये वो जिस काम के लिए गई हूँ। क्या ही बोलो, ये बाल काले नहीं है सफ़ेद क्यों हैं, मेरे तो ये आज तो मैंने खाने में ये बनाया था, मेरे हस्बैंड तो इतने बजे चले जाते, मैं उसमें घुस के क्या करूँगी। कोई कहने लगे मुझे ये कलर पसंद है, मुझे वो पसंद है, या मेरे जेठ के लड़के ने यूँ कर दिया, मेरी देवरानी, क्या ही घुसना है उसमें। अब आपकी हेड कुछ भी कह रही हो, मैं यूँ थी मैं यूँ थी, ज़्यादातर हेड यही लोग बातें करते हैं, हमने यूँ करा हमने यूँ करा, है ना, या ये है वो है। अगर वो बोलने दे रही है, आपसे राय मांग रही है, दे दो, नहीं दे रही छड्डो परे, अपना काम करो जिसके लिए तनख्वाह ले रहे हो, एंड जस्ट कट लो घर को। स्कूल रिलेशनशिप बनाने के लिए नहीं होता। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा, आधी हेडेक आपकी ख़त्म। आप वहाँ काम करने जा रहे हो, काम करो, बच्चों के साथ बनाओ जितना आपको बनाना है बॉन्ड, क्योंकि उनसे आपको काम निकलवाना है, उनके कॉन्सेप्ट समझाना है। जब तक आपसे जुड़ेंगे नहीं वो करेंगे नहीं। बाकी किसी से फालतू जुड़ने की ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत होती नहीं है मेरे हिसाब से। भाई हम 50-100 टीचरों को मान लो जानते हैं, अगर उनमें से 2 या 3 से हमारा संबंध घरेलू बन गया, बॉन्डिंग जिसे कहते हैं, तो भी मैं तो कहूँगी बहुत है। हाय हेलो 100 के 100 से रखो। आपके घर सब ठीक है, मेरे घर कब कैसे हैं, 100 के 100 से रखो। इतना संबंध सबसे रखो, आपको कोई ज़रूरत पड़ी, उन्हें कोई ज़रूरत पड़ी, फ़ोन हो जाए कि हाँ भाई एक काम है, हाँ बताओ जी, ऑफिशियल काम है, इतना कर लो। बाकी इससे ज़्यादा किसी से नहीं। जो दोस्ती वाला रिश्ता है, टर्म्स बन गई है, वो भाई वो 2-3 से भी बन जाए ना तो भी बहुत बड़ी बात है। तो फालतू वो मत करो। फेवरेट टीचर को बोलने दे रही है तो उनका अपना बैंड बजने दो, एक मेन सिंगर, बाकी के 2 कोरस में। आप नहीं हो उस बैंड में, कोई बात नहीं, अपना अलग बैठो, अलग बैठो मत, वहीं बैठ के मतलब अलग रहो, अलग बैठना मत, नहीं तो और भसड़ मचेगी। नेक्स्ट, दीदी मेरी 2 लड़कियां हैं, कितने साल? तो मेरे हस्बैंड ने बोला 2 लड़कियां ही रखनी है। अब मेरी सेकंड बेबी 7 साल की हो गया, हस्बैंड बोल रहे हैं एक बार और ट्राई करते हैं लड़के के लिए। अब मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, गुस्सा आता है, समझ नहीं आता क्या करूँ। सोचती हूँ एक चांस लेकर देखूँ, फिर ये सब कैसे होगा, शरीर नहीं रहा, डोंट नो, सोचती हूँ क्या करूँगी। 2 बेटियाँ हैं, भविष्य में कभी पछतावा ना हो। हाँ, इस सिचुएशन में आपका कोई जवाब हो तो ज़रूर बताना। देखो जी, मेरा जवाब इस सिचुएशन में हमेशा सही एक रहता है, अगर तो आप 3 बेटियां पालने की आपकी गुंजाइश है, चांस ले लो। या फिर उस नस्ल के इंसान बनने की हिम्मत है, मैं तो यही वर्ड यूज़ करूँगी कि आपने प्रेगनेंसी कर ली, अल्ट्रासाउंड कराया, लड़की निकली, आपने उसे मार दिया। ऐसे लोग होते हैं प्रैक्टिकली, और मुझे बहुत सख्त चिढ़ है ऐसे लोगों से। तो अगर वो वाला बनना हिसाब किताब कि भैया लड़का पैदा ही करना है, तो अलग चीज़ है दूसरी। बाकी सिंपल है, चांस लेने में कोई बुराई नहीं है, ले लो, भगवान से प्रार्थना कर लो भैया लड़का चाहिए तुम्हें, लड़का हो जाए। लेकिन अगर लड़की हो गई तो उसको जीते जी अच्छे से पाल लोगे तो चांस ले लो। एथिकली तो ये है मेरा मानना, इसमें ये है। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कौन से वाली कैटेगरी में हो, ठीक है। नेक्स्ट, हेलो दी कैसे हो आप? मेरी 2 बेटियां हैं, तीसरा करना है बट अभी नहीं, मैं कुछ टाइम बाद पंडित जी वगैरह से पूछ के करना चाहती हूँ। और अपने सुना होगा सम डेज विच सम डेज के बारे में, तो उसके अकॉर्डिंग
आ गई ना वही बात कि वो पूरी प्लानिंग करके भाई लड़का ही पैदा करना है। अप्रॉक्स 10 लाख का कर्जा है, सैलरी 30K है। मैं खर्च में काफ़ी प्रोटेक्शन के बाद भी 3rd टाइम प्रेग्नेंट हो गई थी। अबाउट 40 डेज़ हुए थे प्रेगनेंसी को। अच्छी बात ये थी कि बेबी में हार्ट बीट नहीं आई थी। अगर इस बार भी लड़की हो जाती तो मैं कैसे उसकी ज़िंदगी ख़राब कर देती, क्योंकि इन दोनों बेटियों की परवरिश सही से नहीं हो पा रही, इसलिए मैंने बेबी अबॉर्ट कर दिया। क्या मैंने गलत किया थी? क्या रियल में मैंने पाप किया है जबकि बेबी में हार्ट बीट नहीं थी? आपकी क्या राय है? हाँ तो कोई नहीं, सही सोचा आपने। अगर पेट में जो है और हाथ में जो एक्चुअली आपके बच्चे हैं, उनके बीच में अगर एक को चुनना पड़े तो ऑब्वियसली आप जो आपके पास जीते जागते हाथ में है बच्चे, आप उसको चुनोगे, है ना। अब बोल तो ये चॉइस आए ना, मैं तो कहूँ कभी किसी के जीवन में, लेकिन अगर आ गई तो आप किसे चुनोगे? जो एक्चुअली आपके हाथ में है। तो अब जब उसकी धड़कन वड़कन नहीं तो सही है, उसको अबॉर्ट ही कराना था फिर आपने। उसके लिए आपको गिल्ट में जाने की मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप पीरियड में हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। देखो अगर आपको याद है तो बोलने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस टाइम पे पूजा पाठ की सामग्री को छूने से मना करते हैं। मैंने जैसे पता नहीं कौन सा संत है, मैं तो भूल भी गई, नाम नहीं पता, वो इसी वजह से वो वीडियो रुक गई थी मेरे स्क्रीन पर। मैंने स्क्रॉल कर रही थी कि उन्होंने यही पूछा था कि अगर तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो पीरियड्स अगर उस टाइम पे आ गए, मान लो वैष्णो देवी वगैरह जाते हैं, चढ़ाई के दौरान आ गए, तो दर्शन करें नहीं करें? तो उन्होंने यही बोला था, दूर खड़े होकर दर्शन कर लो, प्रसाद को या मूर्ति को या किसी चीज़ को आप हाथ मत लगाओ। अव्वल तो वहाँ पे तो मूर्ति छूने का खैर मतलब ही नहीं है माँ की प्रतिमा को, लेकिन फिर भी कि वहाँ की किसी चीज़ को हाथ मत लगाओ, लेकिन जब इतनी दूर गए हो तो अपना दर्शन कर लो। तो यही चीज़ है, अगर आपको हनुमान चालीसा याद है तो आप बोल लो, उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन छुओ तो मत मेरे हिसाब से। वो तो वैसे ही बाल ब्रह्मचारी, उनको तो रेगुलर में भी हनुमान जी को छूना मना है, तो उनकी किताब विताब ऐसे टाइम पे ना ही छुओ तो ज़्यादा अच्छा। बाकी आप अपने जिस भी पंडित जी को ज़्यादा मानती हो आप उनसे डिस्कस कर सकते हो सकता है वो ज़्यादा आपको और अच्छे से सलाह दे दें। नेक्स्ट, दी प्लीज़ मेरा मैसेज पूरा पढ़ना। जैसे कि मैंने बताया, डिवोर्स के बाद पापा के साथ रहती हूँ। मेरे से छोटी 2 बहनें शादीशुदा हैं। जब भी घर आती हैं मुझे बहुत बेइज्जत करती हैं, कोई काम नहीं करती, दोनों मिलके बुराइयाँ करती हैं। उन्हें दिक्कत है कि पापा मेरा और मेरे बच्चों का खर्चा क्यों उठाते हैं। मैं कुछ नहीं करती, ना ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, अब सिलाई सीख रही हूँ, पर उससे इतना नहीं हो पाएगा कि अपना सारा खर्चा उठा सकूँ। मुझे क्या करना चाहिए? पापा उन्हें कुछ नहीं बोलते, पापा के सामने बहुत गलत बोलती हैं, मुझे कहते हैं कुछ दिन को आती हैं, बर्दाश्त कर लो। मेरी माँ नहीं है, 3 साल पहले कैंसर से ख़त्म हो गई। प्लीज़ दी आंसर देना। आप उनको जवाब देना सीख लो ना भाई। आपका डिवोर्स हो गया, इस वजह से आपके पापा खर्चा उठा रहे हैं, तो उसमें आके उन्हें चुल मचाने की क्या ज़रूरत है? और बहनें हैं, आप उन्हें जवाब दे दिया करो सिंपल कि मैं अपनी मर्ज़ी से या राज़ी खुशी थोड़ी रह रही हूँ, इतना अपना खर्चा उठवाने की टेंशन हो रही है। भगवान ना करे मेरे जैसा टाइम किसी पे आए, तुम पे आए, है ना। 1-2 बार थोड़ा सा वही है, लेकिन कलेश तो होएगा ही। पर यार मतलब कलेश हो ना हो ये जिम्मेदारी हमारी ही थोड़ी है, एक ही जने की थोड़ी होती है। अगर सामने वाला लगातार हमें पिन मारे जा रहा हम कब तक चुप रहेंगे कि ये सोच के कि कलेश ना हो। आपका टाइम ख़राब क्या है भाई? डिवोर्स हो गया, क्या करें? कौन सा आपने खुद अपनी मर्ज़ी से शादी करी थी कि आप अपने कर्मों की सज़ा भुगत रही हो? अरे माँ बाप ने शादी करी थी, नहीं बैठी सेटिंग, आप यहाँ पड़े हो, आपका खर्चा वही उठा रहे हैं ना। तो क्या है, जीजा से थोड़ी खर्चा उठवा रही हो जो आके वो एहसान तोड़ रही हैं? तो एक आध बार तो जवाब दे देना चाहिए मेरे हिसाब से तो। नेक्स्ट, हाय दी, एक बहू सास ससुर की सेवा करके भी बुरी और एक कुछ ना करके भी आंखों का तारा, मतलब इतनी प्यारी कि क्या कहना। चाहे सास ससुर मर जाएं पानी तक नहीं पूछें, अलग भी रहें दूसरी साथ भी रहे सेवा भी करे तब भी बुरी, ऐसा क्यों? पता नहीं, शक्ल पसंद आ जाती होगी। नहीं है मेरे पास इस चीज़ का जवाब कि एक बहू करने के बाद भी बुरी और दूसरी बिना करे भी लाडली कैसे हो जाती है। हेलो दी, मैं बीमार हूँ, मैंने खाना बर्तन झाड़ू सब कर दिया, बस बाहर के एक्स्ट्रा काम छोड़ दिए। हस्बैंड घर में आकर फ़ोन में या किसी और काम में बिज़ी हो जाते हैं, मुझे लेटा देख पूछते भी नहीं तुम ठीक हो, एक्स्ट्रा काम ना करने के ताने मारते हैं। मैं पूरी सेवा करती हूँ, जब भी बीमार होते हैं बहुत रोना आ रहा है।
ऐसा ही होता है अक्सर। जब ये बीमार होते हैं तब भी वही एक पता है, एक आदत पड़ जाती है लगातार काम करते हुए देखने की आपको। मतलब मुझे खुद ध्यान है, मुझे बड़ा दुख होता है। मेरी खुद की मम्मी थी, लगातार काम करती रहती थी, उनके परेशानी हुई बेचारी, वो अपने आप जाके दवाई ले आती थी, है ना। आके दवाई खा रही हैं और फिर वो काम कर रही हैं और हम बैठे हुए हैं। मैं लिटरली यही बता रही हूँ कि हम बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम पढ़ के निपटे हैं, या जैसे हम बिंदी बना रहे हैं तो हम बिंदी बना रहे हैं। हमें वो नहीं है कि भाई मम्मी हैं तो थक गई या घर का काम कौन करेगा, वो जैसे भी करेंगी वो मम्मी ही करेंगी। परिपाटी ये थी। और ना हमें कभी किसी ने कहा कि भाई मतलब तुम्हें करना है, या जैसे भाभी आ गई तो भाभियाँ कर रही हैं, फिर भाभी का यही चल रहा है कि मम्मी और भाभी ही करेंगे, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, गैस ख़त्म हो रही हो, कुछ हो रही हो। एक आदत पड़ जाती है कि ये। और जब वो बीमार पड़ रही हैं तो वो एक दूसरे का तो कर देती थी, मम्मी भाभी का कर देती थी, भाभी मम्मी का कर देती थी। बाकी हमारे भाई, हम, पापा जी, किसी का कोई मतलब नहीं कि कोई उनके लिए कुछ कर रहा हो, सेवा कर रहा हो। वो आपस में एक दूसरे की कर देंगी जितनी करनी हो। तो ये एक था, अब सोच के बड़ा बुरा लगता है, लेकिन ये था सिस्टम एक्चुअल में। तो अब लगता है कि कितना बुरा लगता होगा, लेकिन एक्चुअल में उनको भी रियलाइजेशन नहीं था कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया कि ये हमारी लाइफ ऐसी है, हम इसी जगह पे हैं और हमारी लाइफ ऐसी है। तो बात ये होती है कि आपने भी कहीं ना कहीं, अब आप बीमार हो, बीमार होने के बाद भी आपने ऑलमोस्ट काम कर दिया, तो आपके घर वालों को कहने का मतलब, ये कहानी सुनाने का यही है कि उनको एक आदत पड़ गई कि आप तो काम कर ही दोगी, या जब भी करोगी आप ही करोगी। क्योंकि शुरू से वो चीज़ कभी बटी ही नहीं ना काम, कि आज आपने नहीं करा तो आपके हस्बैंड ने थोड़ी हेल्प करा दी। ये व्यवस्था बदलना इतना आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर ये व्यवस्था बदली तो फिर काम सबको करना पड़ेगा, और नहीं बदली तो वो एक अकेला पागल बन रहा। इतनी आसान नहीं होती है व्यवस्था तोड़नी। तो बजाय इमोशनली बहुत ज़्यादा दुखी होने के, एक मान के चलो कि आपके घर में भी यही सिस्टम है, और अगर इसे बदलना है तो धीरे धीरे आपके प्रयासों से ये चीज़ बदलेगी। थोड़ा थोड़ा अपने परिवार वालों की घर के कामों में धीरे धीरे मदद लेना शुरू करो। तबीयत ख़राब है अगर आपकी, आपको पता है आपका कोई ध्यान नहीं रखेगा, अपनी ज़रूरी दवाइयाँ, है ना, अपने जद में रखो कि आपके पास हो या मंगा सको, जैसी व्यवस्था रखो। और किस चीज़ से आप बीमार पड़ती हो, देखो हमेशा कारण होता है। बीमारी हमारे शरीर का तरीका है बताने का कि हमने उसके साथ कुछ गलत करा है। सिंपल सी बात है। आप शरीर के साथ कुछ गलत मत करो, आप बीमार नहीं पड़ोगे। एक्सीडेंट होना, दुर्घटना होना, कोई किसी और त्रासदी में चोट लग जाना, मर जाना, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन बीमारी हमारी मशीन शरीर की ख़राब ही तभी होती है, वो बताने का तरीका ही होता है बीमारी कि हमने अपने शरीर के साथ कुछ गलत करा है। ठीक है, तो आप किस वजह से बीमार पड़ते हो, उसके कारण को थोड़ा ध्यान से देखो और अवॉइड करो। क्योंकि आपको ये समझ जाना चाहिए कि भाई मैं पढ़ूंगी तो मेरा कोई करने वाला नहीं है, मुझे सही रहना। अपना सेहत का ख्याल रखो, बजाय अब ये उम्मीद रखने की कोई और रखेगा, फिर वो नहीं रख रहे, आप और दुखी हो रही हो। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के बारे में बताएं। जैसे हम रिश्तेदारी में जाते हैं तो सब जेठानी से ही बात करते हैं, मुझसे नहीं। मैं दबी सी रहती हूँ जेठानी के सामने, जबकि मुझे भी सब पता होता है पर बता नहीं पाती, इसलिए जाने का मन नहीं करता। अकेले होती जा रही हूँ। जितना और पीछे हो जाओगी उतनी और अकेली होती जाओगी। ठीक है ना। तो नहीं, अगर पूरा स्टैंजा बोला जा रहा है, एक लाइन बोलो। नहीं कोई सुन रहा, बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो, कुछ भी करो, लेकिन एक कोने में सिमटो मत। और धीरे धीरे वही आदत, और सामने पता है क्या हो रहा होगा, ये तो किसी के साथ जेलप नहीं होती, उल्टा जा रहा होगा ये। ठीक है, तो आपका और जेठानी का कोई कंपटीशन नहीं है। पहली बात ये, आप वहाँ नहीं बात कर पा रहे, आपको लग रहा है मेरे बोलने की गुंजाइश ही नहीं है, तो जो बाकी लोग इधर उधर, ऐसा तो नहीं है कि सब उसी के चिपके पड़े होंगे। जो जहाँ अलग मिल रहा है वहाँ पे उससे बात करो, नॉर्मल बात करो। नहीं 10 बात करनी, एक करो, लेकिन करते रहो। चुप रह के एक कोने में बैठना आपके लिए निगेटिव जाएगा। मेरी सास मुझे प्यार और रिस्पेक्ट नहीं देती, बट 2 बहू से रिस्पेक्ट देती हैं, उनका सारा काम करती हैं। 8 हम सब साथ रही बहू, अब हम ऊपर वाले घर में रहती है। उन्हें देखकर गुस्सा आता है, मैं क्या करूं? उन्हें देखना बंद कर दो।
किसी को कह के आप बदल नहीं सकते। उन्हें देखना, उनकी तरफ ध्यान देना बंद कर दो, इनविजिबल सा कर दो उनको, ये टैलेंट डेवलप करो। नेक्स्ट, दीदी मेरी मदर इन लॉ 6 साल से बेड पर हैं। मुझे उनकी सेवा में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट समर वेकेशन में 3 दिन के लिए घूमने जाती हूँ, उसमें भी मेरी नंद ताने मारती है। मैं हमेशा इग्नोर करती हूँ। इस बार मैंने बोल दिया, दीदी मैं जाऊँगी, जब तक मम्मी है तब तक आपको आने के लिए कहना पड़ता है, फिर नहीं कहूँगी कि आके मेरा घर देखो। मम्मी के लिए भी मेड लगी है, क्या मैंने गलत कहा? प्लीज़ बताइए। बिल्कुल गलत नहीं कहा, सही कहा आपने। हेलो दी, ज़रूरत से ज़्यादा रिज़र्व नेचर को कैसे कम करें, प्लीज़ बताना ज़रूर। डायरी लिख सकते हो, ये चीज़ काम करती है। अगर आप कोई बात बोल नहीं पा रहे है ना किसी के भी सामने, किसी भी रीज़न से, आपको लगता है आपका नेचर है, आप अपनी डायरी लिख सकते हो। उसमें दिल खोल के अपनी बातें लिखो जो भी है, और उसको सिक्योर रखो, कोई पढ़े ना। धीरे धीरे जब आप लिखने लगोगे तो आप पाओगे अपने अंदर चेंज, कि अब आप अपने विचारों को शब्दों में पिरोना सीख गए हो, और जब वो शब्द दिमाग में और पेपर पे आ सकते हैं तो जल्दी ही फिर वो मुंह पे भी आने लगते हैं। तो धीरे धीरे ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट, दी मेरी अभी एंगेजमेंट हुई है, 4 महीने हुए हैं। लड़का बिहेवियर वाइज बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब में है, पर जब भी हमारी किसी बात की लेकर लड़ाई होती है तो वापस चलाकर बात करने की कोशिश नहीं करते। 5-6 दिन बिना बात किए निकल जाते हैं, वो भी मैं खुद चलाकर करूं तो बात होती है, नहीं तो वो नहीं करते, जिससे मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। मैं चाहती हूँ वो भी वापस चलकर बात करने की कोशिश करें, क्या करूँ? या फिर ऐसा तो नहीं मैं उनसे ज़्यादा उम्मीद रख रही हूँ? ये देखो, हर लड़के का ना तरीका होता है, और अक्सर वो जो पति बनने वाले होते हैं तो वो वाली बात होती है ना, वो जो कहते थे कि जैसे शुरू में रख लोगे वैसी, तो वो वाली बात है। वो थोड़ा उसमें क्या बोलते हैं उसको, माचो नहीं, मतलब थोड़े रफ टफ से जो प्रेमी नहीं होते, जो फालतू भाव नहीं देते, ज़्यादा लल्लो पच्चो नहीं करते, वो वाले, उस तरीके के वो अपने आप को या तो दिखा रहे हैं या हैं। तो होते हैं ये वाली डायरी भी आदमियों की, लेकिन आपको फिर मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि ये चीज़ कंटिन्यू होगी। अब सुनो, इसका कहना चाहिए वो फनीज़ा इलाज जो आगे आपके काम आएगा। ठीक है, अगर हमारी किसी बात पे झगड़ा हो गया, पहली बात तो ऐसे आदमी से झगड़ा अवॉइड करो एट एनी कॉस्ट, क्योंकि पता है एक बार कुछ हुआ तो फिर कई दिन की गाड़ी गई। हाथ के हाथ नॉर्मल बात करके वहीं का वहीं ख़त्म करो, पहली चीज़। दूसरी, अगर झगड़ा हो गया, ठीक, भले वो खुद चल के बात नहीं कर रहे, भले 5-6 दिन उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, ऐसा नहीं है कि 10 दिन में ही फ़र्क नहीं पड़ेगा, 12 दिन में ही फ़र्क नहीं पड़ेगा, 15 दिन में ही फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा। पर अब आदत हो गई कि भैया हम क्यों बात करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में अब हमारे कहना चाहिए, जब तक हम रोते हैं कि देखो ये बात नहीं कर रहे, जब तक हम हो रहे थे दुखी। अब हमारी बात किसी बात पे ख़राब हो गई, अब हमें पता है कि बात जब भी करनी है हमें ही करनी है, अब हम नहीं कर रहे। 5 दिन 6 दिन तनातनी में रहेंगे, फिर वो इंतज़ार देखने लगेंगे कि भैया आए बात करें, उनका मेल ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा और आपका मूड ख़राब नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है भैया करनी तो मुझे, ये तो जब मेरा मन होगा मैं तब कर लूँगी, सिंपल। तो ये चीज़ जब 2-3-4 बार हो जाएगी ना कि झगड़ा हो गया, वो बात करने रहे अपनी ईगो के चक्कर में या जो भी उनका रीज़न है, और आप परेशान नहीं हो रही, आप भी बात नहीं कर रही, लेकिन आप बात करोगी। फिर अगर वो 5 दिन में थोड़े नॉर्मल होते हैं तो आप 6-7-8 दिन बाद, 10 दिन बाद बात कर रहे हो। 2-3 बार ये चीज़ हो जाएगी ना, तो फिर वो भी सोचेंगे झगड़ा करने से पहले कि इसलिए मैं तो गुस्सा रहूँगा 5 दिन, ये 10 दिन बाद आएगी बात करने, मैं खुद कर नहीं सकता। तो इस तरीके से हैंडल हो जाती हैं सिचुएशन, और आपका जो है झगड़ा दोनों ही तरफ से जब आप कोशिश करोगे ना, इधर से आप और उधर से वो, कि झगड़ा ना हो, एंड ये होगा कि झगड़ा होना बंद हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगी सिचुएशन। दोनों लोग सोचोगे कि अगर किसी बात पर क्लैश हो गया तो मामला लंबा खिंच जाएगा, जबकि मन में गुस्सा किसी के नहीं है ज़्यादा दिन के लिए, तो हो जाएंगे, लेकिन ऐसे पति होते हैं। हेलो मैम, आप प्लीज़ मेरे कमेंट का रिप्लाई देना। मैं 25 साल का हूँ, लड़का है ये कोई। मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे ज़्यादा फ्रीडम नहीं दी, उन्हें लगता था कि मैं बिगड़ जाऊँगा, इसलिए वो मुझे ज़्यादा बाहर नहीं जाने देते थे। आज उनके कारण मुझे सोशल फोबिया, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी बीमारी हो गई हैं। उन्होंने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी।
मैं उन्हें ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं कर सकता। ओवर प्रोटेक्टिव एंड डोमिनेटिंग पेरेंट्स के कारण मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब हो गई। ओवर प्रोटेक्टिव और डोमिनेटिंग पेरेंट्स से अपनी लाइफ कैसे बचाएं? देखो, आपका कमेंट पढ़ के, है ना, आपके लिए एक अच्छी खबर है, आपकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल सही है, कुछ ख़राब नहीं हुआ है। सोशल लाइफ आपकी जो लग रहा है, आपको औरों को देख के लग रहा होगा कि शायद वो ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाए जीवन को, मैं नहीं कर पाया, बट इट इज़ नॉट लेट। आप कर सकते हो अभी भी, ठीक है? तो निकल जाओ बाहर, आपको जो करना है धीरे धीरे अब आप करना शुरू करो। अभी रिजर्व नेचर वाला आया था ना, किसी से बात करने में कुछ में आपको लग रहा है कि दिक्कत है, आपकी ज़बान साथ नहीं दे रही, आप हिचक रहे हो, डायरी लिखना शुरू करो, बहुत काम आती है ये चीज़। आपको जो भी कहना है अपने आप से कह लो, खूब लिखो, इसमें सुरक्षित रखो, कोई उसे पढ़े नहीं, तो कोई आपको जानने वाला नहीं है कि हाँ आपने क्या करा, क्या सोचा, कोई आपको जज नहीं करेगा। आप डायरी लिखो आराम से, और उसके बाद धीरे धीरे जब आपके शब्द आपके साथ आ जाएंगे, फिर आप लोगों से बात करना वरना सीख जाओगे, ठीक है? तो पता, मतलब मैंने कहीं पढ़ा था कि एक जगह, मैं नाम भूल जाती हूँ यार, उन्होंने बोला था कि सबसे पहले कि एक 40 वाली एज में या 30 के बाद वाली एज में एक लाइन थी सिर्फ, फॉरगिव योर पेरेंट्स। मतलब उस लाइन को पढ़ते ही मैं ये सोच रही थी कि मतलब अच्छा, ये हमारी एज के हर एक को लगता है ऐसा कि हाँ हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ ये गलत कर दिया। कि फॉरगिव योर पेरेंट्स, उन्होंने अपनी जगह पर रहते हुए जो उन्हें लगा बेस्ट है उन्होंने वो किया, भले वो आज हमारे लिए गलत साबित हो रहा है, लेकिन अपने जगह पर जो उन्हें उस टाइम पे बेस्ट लगा उन्होंने वो किया। और इवन हर इंसान वही करता है जो उसको अपने हिसाब से बेस्ट लग रहा होता है, कोई जानबूझ के गलत चीज़ें नहीं करता, मेरे को जितना समझ में आता है। तो अब उनको माफ़ कर दो, और अभी आपकी लेट नहीं हुई है, अपनी लाइफ को रीस्टार्ट कर सकते हो आप, विश्वास करो। मैम, मेरी चचेरी ननंद ने अपने भाई भाभी की बातों में आकर मेरे हस्बैंड से झगड़ा किया, यहाँ तक कहा कि तुम मेरे सगे नहीं हो, जबकि हम उन्हें अपनी नंदों के समान रखते थे, राखी पर भी पूरा मान देते थे। अब मान नहीं है, उनकी सूरत भी देखें का मन नहीं है। अब ना उन्होंने गलती मानी और ज़बरदस्ती गले पड़ रही हैं, क्या करें? उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, जब भी तो गले पड़ रही हैं। और रही बात, देखो ये कि तुम मेरे सगे नहीं हो, अगर कोई कहेगा नहीं तो क्या आप सगे बन जाओगे? कज़िन तो कज़िन ही रहेगा, सगा सगा ही रहेगा। तो इसमें कहने वाली बात पे इतना बुरा क्यों लगा? अगर वो कह रही थी कि तुम मेरे सगे नहीं हो, कि हाँ भी हमें पता हम सगे नहीं हैं। रही बात ये कि मानदान करने की, वो अपनी पर्सनल कॉल होती है, कितना भी कर लोगे, चाचा की बेटी चाचा की बेटी रहेगी, है ना? तो अगर वो अब आ रही हैं वापस तो बहुत मौके मिलेंगे जब वो अपनी गलतियां मान लेंगी या कुछ और है, लेकिन आ रही हैं तो आने दो। अगर पहले टर्म्स अच्छे थे और ठीक है, हो गया एक झगड़ा, लेकिन अगर पहले भी सो ही थे और अब झगड़ा और हो गया, अब फिर उन्हें लग रहा है, तो आप मना भी कर सकते हो कि नहीं दीदी अब हो गया, जितना होना था आगे नहीं हो पाएगा, है ना? तो देख लो किस लेवल का रिश्ता है आपका। हेलो सुनीता जी, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं। हमारा एक ही लड़का है 26 साल का, वो भी गवर्नमेंट जॉब में है, स्टेनोग्राफर है, सब कुछ अच्छा है। पर मेरा बेटा शादी नहीं करना चाहता, बोलता है मैं ज़िंदगी भर सिंगल रहूँगा और फ्रीडम एंजॉय करना चाहता हूँ। बोलता है मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी चाहिए, ऐसे में क्या करें? बात ही कर सकते हैं उसके सामने, एक अच्छी शादी के एग्जाम्पल सेट करो। और दूसरी चीज़ एक और होती है, देखो शादी को लेके कहीं ना कहीं कोई हुआ या फिर कोई ऐसे एग्जाम्पल उस लड़के की लाइफ में या तो आए होंगे, या फिर आपको पता नहीं होगा, वो किसी लड़की के साथ मतलब होगा इन्वॉल्व और वहाँ पर नहीं बन रही होगी बात। तो ये भी होता है कि भाई मैं तो अकेला ही रहूँगा। और कुछ का वही होता है कि प्ले बॉय बनना उन्हें पसंद होता है, लेकिन सबका बुखार धीरे धीरे उतरता है। तो अभी 26 का है और 2-3 साल आप बात करते रहो, पूछ लो जितना हो सके। मेरे साथ में अभी जो बच्चे ऐसे हैं इसी एज के हैं और यही सेम है, अभी मैं उनके किसी इलाज पे पहुंच नहीं पाई। उनसे शादी के विषय में कोई बात करने की कोशिश भी करो ना तो कमरे से बाहर, तो आप बात ही नहीं कर सकते। फ़ोन करोगे फ़ोन रख देंगे। तो लेकिन उनका यह पता है कि भाई उन्होंने अपनी लाइफ में ट्रॉमास देखे हैं शादी के नाम पे,
मे भी वो एक बड़ा रीज़न है कि वो डरे हुए हैं कि साला अपनी लाइफ अभी तक अच्छी चल रही, शादी करते ही बैंड बजने वाली है। उनका समझ में आता है। अब आप अपने बेटे का देखो कि उसकी लाइफ में चल क्या रहा है जो वो इसलिए मना कर रहा है ना। नेक्स्ट, आपने ट्राउज़र कहाँ से लिए? ग्रीन वाला जो बर्थडे व्लॉग में था और बेज वाला जो अभी रिसेंट डांस वाली शॉर्ट्स में था। जो ग्रीन वाला है वो मिंत्रा से है और जो बेज वाला है वो मीशो से है। इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी दोनों के, और सस्ते ही हैं दोनों, मतलब 300 में शायद आ जाएंगे। मुझे अभी बहुत सारे मंगाए थे, एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन जो बेज वाला पहना था ना अभी वो तो कॉम्बो है, तो उसमें कि ग्रीन वाली पैंट तो अदिति ले गई है, ये वाली मेरे पास रह गई है, दे दूँगी। उसके सस्ते ही हैं मतलब, लेकिन मिंत्रा वाला अब महंगा हो गया होगा क्योंकि तब वहाँ पे सेल चल रही थी। नेक्स्ट, आपने ऐसे एपिसोड बना दिए हैं कि जब भी कभी कहीं फंसूंगी तो किताब के पेज की तरह खोल के देख लूँगी। बढ़िया। अच्छा, एक मैं इससे अलग बात करूँ, एक लिव लाइफ ईजी पे एक कमेंट आया था, आई होप जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो भैया इसको देख रहे हूँ, ठीक है, मैं उनके हस्बैंड के लिए बोल रही हूँ। उन्होंने बोला कि उनके हस्बैंड ने भी ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया और वो मतलब अपने में है कि किसी से भी बात कर ले, कुछ कर ले। मुद्दा क्या है उनके घर का कि हस्बैंड जो है वो अपने फैमिली की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा है, बीवी को अहमियत नहीं देते, जितना मुझे एग्जैक्टली याद आ रहा है। 18 साल हो गए शादी को, है ना। तो भैया अगर आप देख रहे हो, ठीक है, मेरी आपसे विनम्र विनती है कि देखो, आपकी पत्नी या ऐसा जहाँ पर भी है ना कि हस्बैंड अपने परिवार इन द सेंस अपने माँ बाप भाई बहन की तरफ झुकाव ज़्यादा है, पत्नी की तरफ कम है। आपकी पत्नी 99% केसेस में ज़्यादा कुछ नहीं चाहती, सिर्फ आप उनको भी अपने परिवार में इंक्लूडेड माने। वो अब आपके साथ जुड़ी हैं, अब आप उनका पूरा कहना चाहिए दुनिया हो। तो अगर आप अपने माँ बाप या भाई बहन से उनको ऊपर नहीं रखना चाहते, बीइंग अ गुड सन, बीइंग अ गुड ब्रदर, कम से कम उनसे नीचे भी मत रखो, आप उनको बराबरी दे दो। सिर्फ वो आपका प्यार, आपके अटेंशन, और आप जैसा अपने परिवार से प्यार करते हैं अपने माँ बाप या भाई बहन से, सिर्फ वैसा प्यार आप उनसे करें। ये एक्सपेक्ट कर रही हैं बीवियाँ जिनके साथ भी ये प्रॉब्लम है ना। तो एक रिश्ता देखो शादी का, आपस में लड़के टाइम पूरा जीवन जा रहा है केवल एक दूसरे के साथ क्लैशेस में कि तेरा इसके साथ ठीक नहीं है या उसके साथ ठीक नहीं है, किसी का भी फ़ायदा नहीं होता ऐसी चीज़ों में, है ना। तो अच्छा ये हो कि आप उनसे ऊपर मत रखो, जैसे आप अपनी मम्मी को, अपने पापा को, अपने भाई बहनों को प्यार करते हो, उनकी केयर करते हो, ऐसे ही अगर आप उन्हीं में जोड़ लो कि भाई अब मैं शादी करके ले आया हूँ, ये भी मेरी फैमिली का हिस्सा है, तो जस्ट इक्वल इतना तो आप कर लो तो सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। और यही मैं पत्नियों से कहती हूँ कि भाई हर चीज़ सास नंद जिठानी ये कह रही हैं, मेरे पति मेरा सपोर्ट नहीं करते, मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि पति को बीच में हमेशा आने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। भाई आपके भी तो कुछ टर्म्स होंगे, अब आप इस परिवार में आ गई, आप अपने स्तर पे भी तो बातें करिए, आप अपनी भी तो एक बॉन्डिंग बनाइए कि कुछ बातें ऐसी हों जो आप अपनी सास से, नंद से आराम से हंसी खुशी की, या फिर कोई बात बुरी लग गई तो आप आपस में बातें कर सकें। तो ये एक सिंपल सी चीज़ है, आप कोई भी निगेटिविटी मत रखना अपनी पत्नी के प्रति या किसी के प्रति, या ये कि जी आपकी ये कुछ भी मतलब निगेटिव नहीं है यहाँ पर। सिर्फ यही चीज़ें हो रही हैं कि भाई मेंटली सॉर्टेड रहें, सब अपने प्रति ऑनेस्ट रहें, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है एग्जैक्टली हमें समझ में आए, सब सेट रहे, ना कोई किसी को परेशान करे और ना किसी को अपने आप को परेशान करने दे, तो सब शांति से रह सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल, है ना। तो इतनी सी बात है और आई होप कि आपके घर में सब कुछ ठीक हो जाए। जब मैंने वो कमेंट पढ़ा तो मुझे लगा कि मतलब मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि सब कुछ अच्छा हो जाए सबकी लाइफ में यार, जितने भी हस्बैंड वाइफ हैं, एक दूसरे के परिवारों की सब अगर केयर कर लें, आपस में प्यार से रहें, मिलजुल कर बच्चों को पालें, कितना बढ़िया लगता है। यही है आदर्श लाइफ, और है क्या। इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि ये अचीव ही नहीं हो सकती, हो जाएगी, लेकिन बस वही है कि आपस में एक दूसरे के साथ ना चल के अगेंस्ट खड़े हैं, वहीं क्लैशेस हो रहे हैं। साथ लेके चलें हाथ पकड़ के तो सब सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो रहा है। आई होप आपको पसंद आया होगा। फ़िलहाल जितने क्वेश्चन थे
मैंने इसमें से छोड़े हैं 2 और एक मिस स्पेलिंग वाला। इवन मैंने पढ़ा, फिर मैंने बाद में उसकी क्लिप काटी है, कुछ समझ नहीं आ रहा पूरा पढ़ने के बाद भी। ठीक, और अगला वाला जो है उसके आंसर लेकर मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप कमेंटिंग, कीप पोस्टिंग योर क्वेश्चंस, कीप पोस्टिंग योर सजेशंस, कीप पोस्टिंग योर सक्सेस स्टोरीज़। अब मैं चलती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, स्टे सॉर्टेड एंड स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।